कल आखिरी टॉपिक क्या हुआ था? विशेषताएं हो गई थी। असर्टिव शब्द को लेकर है कि दबंग, मुखर, स्वत्व सूचक, अधिकार द्योतक, ये सब शब्द मिले। असर्टिव मुखर के नजदीक है किंतु एग्जैक्ट सेंस मुखर में नहीं आती है। मुखर का मतलब होता है जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हो, हर जगह अपनी बात रखने वाला हो। नजदीक तो है उसके, एग्जैक्ट वो नहीं है। अब ये बताइए, कल हमने एटीट्यूड पढ़ना शुरू किया था। एक तो हमने समझा कि पर्सनैलिटी क्या है, उसके विभिन्न हिस्से क्या हैं, उसमें एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड का अर्थ और परिभाषा में जो वो CAB मॉडल था वो समझ लिया था। हिंदी में संभाव्य मॉडल लिख भी लिया था, कुछ अंग्रेजों के नाम भी लिख लिए थे बात में वजन लाने के लिए, ठीक है। फिर आपने उसकी विशेषताएं भी समझनी, इतना हो गया था। अब इससे आगे का जो पक्ष है, एक तो यह है कि एटीट्यूड और जो कुछ और निकट की धारणाएं हैं उनमें आपस में संबंध क्या है, उस संबंध को समझते हैं। फिर एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो पहला शब्द है एटीट्यूड एंड, ये खाली स्थान बना लेते हैं, यहाँ चेंज होता रहेगा बार बार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं ओपिनियन से। तो पहला प्रश्न हो गया कि एटीट्यूड एंड ओपिनियन। तो एटीट्यूड ओपिनियन, एटीट्यूड की आपको पता है उसमें कॉग्निटिव, इमोटिव यानी कि अफेक्टिव और बिहेवियर, तीन एस्पेक्ट्स कम से कम होते हैं, तो वो तो है ही। सबसे पहले समझिए कि ओपिनियन क्या होता है। उससे पहले ये समझिए कि हम जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड जो है, पश्चिम के लोग मन, आत्मा, बुद्धि इन सबको लगभग एक ही मानते हैं। तो माइंड को आप मन, आत्मा, बुद्धि जो मानो मान लें, क्योंकि भारत के दर्शन में जितना बारीक डिवीजन है, पश्चिम के दर्शन में उतना बारीक डिवीजन इसको लेके है नहीं। वो माइंड का ही काम चला लेते हैं। माइंड के बहुत सारे काम हो सकते हैं, उनमें से एक हिस्सा होता है कॉग्निटिव या कॉग्निशन कह लेते हैं, उससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। माइंड के बहुत सारे पक्षों में से एक पक्ष है कॉग्निशन। ये आप समझ रहे हैं, कॉग्निशन मतलब जानना, कुछ भी जानने की प्रक्रिया कॉग्निशन है। अगर मैं उसी बात पर आ जाऊं तो एक जो प्रक्रिया है उसकी अफेक्शन, क्योंकि अफेक्शन हमने कल समझा था कि ये तो फिल्मों में लोग कहते हैं ना कि सीने पे हाथ रख के कि मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। दरअसल उसका दिल नहीं धड़क रहा, दिल तो वैसे ही धड़क रहा है उसका, वरना ब्लड की पंपिंग होगी नहीं, मर जाएगा। उसके इमोशंस तो दिमाग से ही निकल रहे हैं, पर उसको गलतफहमी है कि दिल से निकलते हैं इमोशंस। एक तीसरा काम होता है जो विल पावर होती है, संकल्प शक्ति। तो कई लोग कहते हैं कि माइंड के बहुत सारे काम हैं। माइंड का एक काम है कॉग्निशन, एक काम है अफेक्शन, एक है विल यानी कि संकल्प। संकल्प कह लीजिए। विल के साथ हम कई बार जोड़ते हैं नैतिक पक्षों को, क्योंकि नैतिक पक्षों के लिए क्या चाहिए? विल चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए नैतिक पक्ष पर चलने के लिए। उस सेंस में इसका यूज करते हैं। तो जिसमें विल पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अपने रास्ते पर मजबूती से खड़ा होगा, ये उसका एक पक्ष होता है, ठीक है। अब अगर मैं माइंड के कॉग्निशन वाले पक्ष पर आगे बढ़ूं, कॉग्निशन का सिंपल सा मतलब है कुछ भी जानना, समझना, जिसमें बुद्धि की भूमिका है, इंटेलेक्ट की भूमिका है, ठीक है। तो माइंड बड़ी चीज है, उसमें से एक इंटेलेक्ट वाला पक्ष होगा। इंटेलेक्ट का मतलब हुआ बौद्धिक पक्ष, जिसका संबंध IQ से है कुछ मात्रा में। माइंड का एक काम रिटेंशन भी होता है। रिटेंशन का मतलब होता है चीजों को धारण करना, जैसे मेमोरी होती है ना, रिटेंशन यानी धारण करना। विल का मतलब संकल्प, अफेक्शन यानी भावना, और कॉग्निशन यानी संज्ञान। तो कोई आपसे पूछे कि माइंड के क्या क्या काम है, आपके बहुत सारे काम है माइंड के, लेकिन जो मोटे मोटे काम समझ में आते हैं, जैसे कांट ने माइंड की बहुत अच्छी व्याख्या की है, पर वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। वो जो प्योर फिलोसफी होती है, एपिस्टेमोलॉजी, आप समझ पा रहे हैं, फिलोसफी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ज्ञान मीमांसा होता है, उसी को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा में इस पर खूब डिस्कशन होती है कि माइंड हमारा कैसे काम करता है, माइंड में कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, उन फैकल्टीज का लिंक आपस में कैसे बनता है। ये सारा हिस्सा फिलोसफी का, एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा है। आपके एथिक्स में उसकी बहुत जरूरत नहीं है, पर हाँ, इस टॉपिक को समझने में हल्का सा हिस्सा जिक्र हम करेंगे। माइंड का जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, संज्ञान वाला हिस्सा है, यदि उस पर आगे बढ़े, उसमें एक चीज होती है थॉट। थॉट बहुत सामान्य सी बात है। थॉट का मतलब है दिमाग ने एक बौद्धिक आउटपुट दिया है। हमारे मस्तिष्क का कोई भी बौद्धिक आउटपुट जब तक उसका कुछ और नाम ना रख सकें वो थॉट होता है। सबसे सिंपल बात है, विचार होता है। तो कोई पूछे विचार क्या है, कुछ नहीं, दिमाग द्वारा दिया जाने वाला बौद्धिक आउटपुट। आउटपुट हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्गत। ठीक है, कैसी हिंदी करते हैं, ऐसी हिंदी बनाते हैं कि आदमी डरी जाए। निकास बोल रहे हो? अरे बाप रे बाप। चलिए आप मेरी बात समझे, और कुछ ना मिले आउटपुट ही लिख के आ जाना, तनाव मत लेना, ठीक है। हमारे मस्तिष्क द्वारा दिया जाने वाला कोई भी बौद्धिक आउटपुट मूल रूप में विचार होता है। आप इन शब्दों को लिखते रहिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया विचार। अभी जो विचार है, थॉट है, इस थॉट के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं कि ना हम उसके पक्ष में ना उसके विपक्ष में है, बस विचार दिमाग में आया, आपने कह दिया। इसी विचार के एक दो रूप और भी हो सकते हैं। उन्हीं विचारों में से कुछ, विचारों से अलग नहीं, विचारों में से कुछ, इनको हम कहेंगे ओपिनियन। ओपिनियन के लिए हिंदी में क्या शब्द था? राय या मत, ठीक। ओपिनियन एक प्रकार की थॉट है, स्पष्ट। लेकिन ऐसी थॉट है जिसमें आप एक तरफ थोड़ा सा झुक चुके हैं। थॉट में आवश्यक नहीं कि झुके ही हों, तटस्थ भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप किसी के पक्ष या विपक्ष में थोड़ा सा झुक गए हैं तो ओपिनियन हो गया है। लेकिन ओपिनियन में 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। ये मजबूत नहीं होता है, तो मजबूत नहीं है, इसमें लचीलापन है। और यदि कोई आपसे कहे कि आपका ओपिनियन गलत है, आपने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया, जैसे आप उन तथ्यों को सुनेंगे, यदि उन तथ्यों में दम है तो आप कहेंगे हाँ मुझसे गलती हुई,
और आप अपनी राय बदल लेंगे, तुरंत आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तो ओपिनियन में अमेंडेबिलिटी या परिवर्तनशीलता या संशोधनीयता की संभावना ज्यादा रहती है। स्पष्ट यहां तक। जब ओपिनियन थोड़ा सा मजबूत होने लगता है, जब आपको भरोसा जमने लगता है उस पर और ज्यादा, तो ये बन जाता है बिलीफ। और बिलीफ को हम कहते हैं हिंदी में विश्वास। कोई अगर आपसे पूछे बिलीफ क्या है, एक वाक्य में कहिए, वह ओपिनियन जिसमें मजबूती ज्यादा हो, बिलीफ होता है। वह मत जिसके प्रति व्यक्ति में मजबूती का भाव हो, उसे विश्वास कहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी परिभाषा कोई आपसे पूछेगा नहीं, मेरे ख्याल से कभी नहीं पूछेगा, पर जब अंतर आएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख पाएंगे ठीक तरीके से। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा दिक्कत होगी। तो ओपिनियन क्या है? वह विश्वास जो आरंभिक अवस्था में है, या वह विचार जो विश्वास बनने की प्रक्रिया में है किंतु अभी कमजोर है, उसमें तीव्रता कम है और उसमें बदलाव की गुंजाइश है, ओपिनियन। और जो ओपिनियन मजबूत हो गया, जिसमें बदलाव की गुंजाइश उतनी नहीं रही है, वो बिलीफ है। अब यहां आते ही आपके मन में दो शब्द जरूर तैरने लगेंगे कि भाई बिलीफ और फेथ, ये दो शब्द हम सुनते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? बिलीफ का मतलब हमने पहले ही कहा कि हिंदी में विश्वास है, और फेथ के लिए हिंदी में क्या शब्द है? आस्था। आप बताएं विश्वास और आस्था में क्या अंतर है? ये एक ही बात है। देखिए, एक सिद्धांत तो मान के चलना कि दुनिया में कोई भी दो शब्द पूर्ण पर्याय नहीं होते, अपूर्ण पर्याय हो सकते हैं। दो शब्द हैं तो इसकी वजह है कि दो की जरूरत थी। अगर एक से काम चलता तो भाषा बनाता है समाज, और समाज का तरीका है न्यूनतम संसाधनों से काम चलाना, न्यूनतम शब्दों से भाषा बनती है। भाषा में नया शब्द आने का मतलब ये है कि पुराने शब्द पर्याप्त नहीं थे, कमी थी, इसलिए एक नया शब्द गढ़ना पड़ा है। तो बिलीफ और फेथ के लिए जो अंतर माना जाता है वो ये है कि बिलीफ एक व्यापक शब्द है जिसका एक हिस्सा फेथ है। बिलीफ एक व्यापक संदर्भ है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। ठीक। और एक व्यक्ति हुआ विटगेन्सीन नाम का, 20वीं सदी का सबसे धाकड़ दार्शनिक था। और दार्शनिक पता है, जो जितना ज्यादा खिसका हो उतना दार्शनिक माना जाता है। सुपर खिसका हुआ आदमी था। मतलब उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रसेल, बर्टन रसेल नोबेल पुरस्कार विजेता आदमी था। उसके पास जाके बोला कि रसेल साहब, थोड़ा मुझसे बात करके मेरे बारे में अनुमान कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं एकदम इडियट हूं तो मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक हूं तो फिलोसफी पढ़ूंगा। आप बताएं मैं क्या पढ़ूं? इंजीनियर बुरा मत बनिएगा, उसने जो कहा मैंने आपको ये बता दिया। रसेल ने उससे बात की 5-10 मिनट, फिर बोला तुम फिलोसफी ही पढ़ो, तुम उसके लिए बने, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, तुम फिलोसफी पढ़ो। फिर वो रसेल का स्टूडेंट हो गया, और ऐसी ऐसी बातें क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए उसने बोली कि बच्चों ने जो नोट्स बनाए बाद में उनको किताब के रूप में छापना पड़ा कि क्या लिखा है इस आदमी ने। और उसके क्लास के नोट्स के बेस पे संप्रदाय चल पड़े कि ये है असली संप्रदाय, और उस पर इंग्लैंड और जर्मनी के 2-3 महान चिंतक उस थॉट पे इतना आगे बढ़ गए। और ये मस्त मौला आदमी था। कुछ दिन रहा, फिर बोला मुझे पढ़ाने मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड। चला गया सब छोड़ छाड़ के। वहां गुजारा नहीं हुआ तो एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर ली, छोटे बच्चों को। अब सोचिए कि छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चे को टी से टोमेटो सिखाना है और पढ़ा रहा है आइंस्टीन, उसको मान लीजिए। तो ये इनमें से किसका दुर्भाग्य है? ये बच्चों का दुर्भाग्य ज्यादा है। अब ये उनको समझाना चाह रहे हैं दर्शन की गहरी बातें, वो टी फॉर टोमेटो नहीं समझ पा रहे, तो उससे बच्चों को पीटा पीटा कस के स्कूल से निकाल दिया, बेरोजगार हो गया। उसने रसेल को मैसेज किया कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे भेजो। रसेल भी रसेल था, उसने उसका कमरा खुलवा के उसका सामान बेचा, उसके पैसे भिजवाए। तब ऐसे थोड़ा होता है, दार्शनिक लोग दार्शनिक होते हैं, महान पहुंचे वाले होते हैं। और फिर ये लौटा, फिर इसने एक और किताब लिखी। इसके पहले के सिद्धांत पे कई सिद्धांत चल रहे थे बड़े बड़े, और दूसरा सिद्धांत दिया, उसने कहा मैंने अब तक जो लिखा था वो सब बकवास था। बाकी लोग बोले सोच समझ के बोलो भाई, हम तो इसी पे टिके हुए हैं, ऐसे मत बोलो। बोला नहीं, वो सब बकवास था। अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरा पहला सिद्धांत कूड़ा है, उसे फेंक देना चाहिए, अब मैं सही सिद्धांत दे रहा हूं। और तब उसने एक बात कही कि जब भी कोई शब्द परेशान करे ना, उसे यूज करो, यूज थ्योरी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करो, अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल करो, तब समझ में आएगा कि अर्थों में अंतर कहां है, कितनी डिग्री का अंतर है। बहुत बढ़िया दार्शनिक है। तो अगर मैं उस सिस्टम को यूज कर लूं जो कि एक दार्शनिक ने किया इस पर, उसने कहा कि संबंध ये निकलेगा फेथ और बिलीफ में। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, 2-3 वाक्य बोलता हूँ, आप सिर्फ ये बताएंगे वाक्य ठीक है या गलत है। अच्छा, ठीक गलत में उस सेंस से नहीं सोच रहे कि मदारी पूछ रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है ना। नॉर्मल सेंस में, कॉमन सेंस में वो वाक्य ठीक है या नहीं है, इतना ही सवाल है। ठीक है, चलिए। पहला सवाल ये है कि मुझे विश्वास है कि इस वर्ष अच्छी खासी सर्दी पड़ेगी। ये वाक्य ठीक है या गलत है? तो यदि कोई ऐसा वाक्य बोले तो आप चौंक जाएंगे, कहेंगे हाँ ठीक ठीक भाषा बोल रहे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। फिर कोई कहे कि मुझे विश्वास है कि कोई माने या ना माने ईश्वर होता है और हम सबके कर्मों को देखता है। गलत है? किसने गलत, किसने कहा? कौन? नहीं, गलत कहने वाले कौन थे? मैं जानना चाह रहा हूं क्यों गलत है। आस्था का विषय है। मैं इसलिए पहले बोलता हूं कि मुझे मदारी और खुद को दर्शक समझ के मत विचार करो। अगर नॉर्मली कोई बिना ये बताए कि चेक करने को आपके सामने बोलता कि मुझे विश्वास है कि ईश्वर देखता है हर चीज को, आप कहते ही गलत वाक्य है। नॉर्मल दुनिया में कोई आपका रूममेट कहे कि यार मुझे तो विश्वास है कि ईश्वर होता है और सब देखता है, आप उसको बोलते कि गलत वाक्य बोल रहे हो। अभी आप चौकन्ने हैं, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, जिसमें आप चले गए हैं। बहुत चौकन्ने होकर सोच रहे हैं, और मैंने पहले ही कहा कि सहज होकर सोचना है। ठीक है, कुछ सहज हो जाओ पहले, हो गए? ठीक, इसमें क्या है? ठीक वाक्य है, इसमें क्या दिक्कत है?
ठीक है। तीसरा वाक्य है कि मुझे आस्था है कि ईश्वर हमारे कर्मों को देखते हैं और फल देते हैं। गलत है। ये वाक्य मीनिंगफुल है नहीं, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। अच्छा, जिन व्यक्तियों का फोन नंबर 3 पे खत्म होता है उनकी औसत आयु 35 साल है। इस वाक्य की सेंस निकल रही है कि नहीं निकल रही है? अब फिर गड़बड़ कर रहे हैं। ये वाक्य अपने आप में ठीक है, इस वाक्य से निकलने वाला अर्थ व्यावहारिकता की कसौटी पर बकवास है। ठीक है, आप दोनों में अंतर कीजिए। वाक्य ठीक है अपने आप में, लेकिन उस वाक्य से जो अर्थ निकल रहा है वो मीनिंगफुल नहीं है। एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई एक बार। तो अब ये वाला जो वाक्य है, इस वाक्य में कोई दिक्कत है क्या? वाक्य में क्या दिक्कत है? वाक्य ठीक है, लेकिन इस वाक्य के कॉरस्पॉन्डिंग तथ्य आपको दुनिया में दिखेगा नहीं, यही दिक्कत है ना। तो सार्थक वाक्य वो होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई सिचुएशन दुनिया में दिखती है, लेकिन वाक्य अपने आप में ठीक हो सकता है। तो मैंने आपको तो बड़ा समझाना पड़ रहा है भाई, एक बार तेजी से तीनों वाक्य बोलो, तीनों में बोलना हाँ ठीक है, ठीक है। पहला वाक्य है, मुझे विश्वास है कि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि भगवान है। मुझे इस बात में आस्था है कि भगवान है। मुझे आस्था है कि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी। ये गलत है, सो सिंपल, ये गलत है। क्योंकि ऐसा कोई भी आपके आसपास बोलेगा, टोक देंगे, ये क्या बात हुई? मुझे आस्था है सर्दी पड़ेगी, मुझे आस्था है कि आज लाइट नहीं जाएगी। गलत हुई, आस्था है कि लाइट नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जब आप परलोक की बात करेंगे तो वहां आस्था शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, विश्वास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इहलोक की बात करेंगे या सामान्य जगत की बात करेंगे तो आस्था का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किंतु विश्वास का कर सकते हैं। इसका मतलब विश्वास जो है इहलोक में भी चलेगा, परलोक में भी चलेगा, और आस्था केवल आध्यात्मिक पारलौकिक संदर्भों में ही चलेगा, इहलौकिक सांसारिक जागतिक संदर्भों में नहीं चलेगा। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि ये विश्वास है या आस्था है, तो आप कहना कि मनोविज्ञान में विश्वास की बात करेंगे, आस्था की बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, ये मैंने चलते चलते इसलिए बताया कि कुछ बच्चे पूछ ही लेते हैं, नहीं तो अगले दिन पर्ची आई थी कि दोनों में क्या अंतर होता है, तो साथ साथ स्पष्ट कर दिया। अब जल्दी से बताओ, हमारे मन के बहुत सारे पक्षों में से एक पक्ष है कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान का पक्ष का मतलब है जो बौद्धिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी संज्ञान में होती हैं। उन बौद्धिक क्रियाओं में सबसे बेसिक जो आउटपुट है उसका नाम क्या है? थॉट है। ठीक है, थॉट्स कई प्रकार की हो सकती हैं, उनमें एक बहुत बेसिक लेवल है ओपिनियन, जब हम किसी पक्ष में हल्का सा झुके होते हैं लेकिन अभी निश्चित नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, और जब हम थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं तो बिलीफ हो जाता है। और अब ये ध्यान रखना है कि जब एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड के 3 पक्ष होते हैं, एक होता है संज्ञान, एक होता है भावना, और एक होता है व्यवहार या क्रिया करने की तत्परता। एटीट्यूड में जो संज्ञान का पक्ष होता है उसको बोलते हैं विश्वास। किसी भी एटीट्यूड का संज्ञानात्मक पक्ष होता है विश्वास, बिलीफ। आपको भरोसा होना चाहिए, वरना वो एटीट्यूड नहीं बनेगा। एटीट्यूड बनने की शर्त है कि आपको उसकी मूल बात में विश्वास हो। और यहां मैं आपसे 2 सवाल और पूछता हूं, तो बात और दूध से दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओपिनियन में तो चलो ये समझ में आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, विश्वास में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, स्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है। क्या जरूरी है कि मेरा विश्वास सही हो या गलत भी हो सकता है? गलत भी हो सकता है। पर यदि मुझे किसी बात पर विश्वास है, भले ही वो गलत हो, पर मुझे उस पर विश्वास है, तो मेरी क्रियाओं का संबंध सही तथ्यों से होगा या मेरे विश्वास से होगा? मेरे विश्वास से होगा। एक दार्शनिक हुआ जिसने कंसेप्ट दिया ब्लिक नाम का कंसेप्ट। ब्लिक, BLICK है या BLIK है मुझे ध्यान नहीं है, ब्लिक नाम है इसका। इसका मतलब क्या है? मेरे मन में बैठे वे विश्वास जो दरअसल गलत हैं, पर मेरे मन में बैठे हुए हैं, और इसलिए मेरा जीवन चल उनसे रहा है। और दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके सारे विश्वास तथ्यों पे सही खरे उतरते हैं। तो उसने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, आपको पता ना शक का कीड़ा जो होता है, एक पति पत्नी है, ठीक ठाक जीवन चल रहा है, किसी से उनकी खुशी देखी नहीं जा रही, तो उसने क्या किया, योजना बना के पति के मन में कुछ शक पैदा कर दिया पत्नी को लेकर, या पत्नी के मन में पति को लेकर शक पैदा कर दिया। आजकल तो फोटोशॉप से कुछ भी हो सकता है। महात्मा गांधी को नहीं छोड़ रहे लोग, तो फिर बाकी क्या छोड़ेंगे? उनका फोटोशॉप करके ऐसी फोटो बना देते हैं कि घबराहट होती है देख के। तो मान लीजिए किसी दुष्ट ने ये सोचकर कि इन दोनों को दूर करना है, पति की फोटो किसी और के साथ दोस्ती की मुद्रा में थी, दोस्त के साथ, उस फोटो में से पति को अलग किया, किसी और फोटो में कोई स्त्री को लाके ऐसे मिला के फोटोशॉप कर दिया और उसकी पत्नी को भेज दिया। और भेजने के 5 मिनट बाद जब देख लिया कि देख लिया है, उसको डिलीट कर दिया और कहा उप्स सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक, स्ट्रेटेजिक उप्स है। ये काफी है, कुछ और करने की जरूरत है? अभी काफी है। डिलीट भी कर दिया ताकि चेक भी ना कर सके, डिलीट कर दिया। अब उस बेचारे को कुछ नहीं पता है और इसके में शक का कीड़ा पैदा हो गया है। अब क्या होगा कि अगर शक ठीक से हो गया तो अब ये उसकी हर गतिविधि को उसी तरीके से जज करेगी, क्योंकि जो हमारे दिमाग में होता है ना, हम हर चीज को उसी कलर में देखते हैं। और अगर इस कंसेप्ट को ठीक से समझना हो तो एक फिल्म देखिएगा, रूम नंबर 404, ऐसा कुछ नाम है, हिंदी की फिल्म है। यही नाम है ना, 404, ऐसा कुछ नाम है। इसका मूल भाव है कि जो दिमाग में है वही बाहर दिखता है। इस पूरी फिल्म की थीम ये है, इट्स ऑल इन द माइंड। दिमाग में है तो वही आपको बाहर दिखेगा। बड़ी अच्छी कहानी है कि एक आदमी ने सबको भूत के बारे में बताया, अंत में खुद उसी में जाके खत्म हो गया। समझ में नहीं आया ना, क्योंकि गहरी फिल्म है, पर इंटरेस्टिंग फिल्म, उसको देखिएगा। ठीक है, तो खैर, तो विश्वास गलत हो तो उसको ब्लिक कहते हैं। और उसने एग्जांपल दिया कि इस महिला को अपने पति के बारे में गलत फहमी है, इसको विश्वास है कि वो बेवफा है, धोखेबाज है, जबकि वो है नहीं।
लेकिन इसका जीवन तथ्य से नहीं चलेगा, इसका जीवन इस विश्वास से चलेगा कि इसका पति ऐसा है। और जब कोई विश्वास तथ्यों पे ना टिका हो किंतु आपके जीवन को ठीक-ठाक प्रभावित करता हो, इसको बोलते हैं ब्लिक। और ऐसा उसी के साथ हो रहा है या किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब इस सिचुएशन में नहीं, हजार सिचुएशंस हैं हमारे जीवन में। हजारों सिचुएशंस में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को आपके बारे में विश्वास हो गया कि आप उसको बुरा चाहते हैं और वो उसी बेस पे हर चीज को रीड भी कर रहा है और करते-करते फैसला भी कर लेगा, करते-करते कोई एक्शन भी ले लेगा। इसलिए मनोविज्ञान में इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। चलिए पहले मुझे कंसेप्ट बताइए, आप समझिए थॉट क्या है, ओपिनियन क्या है, बिलीफ क्या है और उसके बाद बिलीफ का संबंध एटीट्यूड से क्या है। अब जल्दी-जल्दी एक-एक को उठाते हैं और दो-दो पॉइंट में समझते हैं किसका किससे क्या संबंध बनेगा। एटीट्यूड एंड ओपिनियन सबसे पहली बात, और ये आपके नोट्स में ठीक से लिखा भी हुआ है, इसमें कोई बहुत बताने की बात नहीं है। दो-दो पॉइंट्स में इन बातों को निपटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात, इन दोनों में समानता क्या है, एक आध समानता पता रहे आपको। दूसरी बात, इनमें अंतर क्या क्या है, और तीसरी बात देख लीजिए अगर इनमें संबंध है तो क्या संबंध है। इतना देख लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। एटीट्यूड क्लास के बीच में वैसे बचेंगे इस चीज से, पर्ची से। यदि फेथ केवल पारलौकिक अवधारणा के लिए प्रयोग करते हैं तो यह क्यों कहा जाता है कि डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब फेथफुल जो है ना, उसमें फेथ शब्द नहीं है, उसमें शब्द का हिस्सा है। ये कुछ ऐसा प्रश्न हुआ कि यदि देश का मतलब ये होता है कि एक मनुष्यों का स्थान है तो उपदेश का मतलब देश का हिस्सा क्यों नहीं होता है। ये कुछ वैसा प्रश्न हुआ, ठीक है। फेथ शब्द से फेथफुल की व्याख्या हर संदर्भ में नहीं होगी। और ठीक वैसे है कि चिड़िया तो चिड़िया होती है, घर तो घर होता है, तो चिड़िया घर में चिड़िया क्यों नहीं रहती है। ये कुछ वैसी बात है कि दिल्ली में कश्मीरी गेट है, वहां तो कश्मीर है ही नहीं, ऐसा क्यों है। आनंद पर्वत में ना आनंद मिलता है ना पर्वत मिलता है, दिल्ली में ही आनंद पर्वत, करोल बाग में बाग नहीं है। तो है ना, ऐसे ऐसे शब्दों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो बहुत अर्थ निकलेगा नहीं उससे। एटीट्यूड और ओपिनियन में क्या समानता है, एक भी समानता बतानी तो क्या है। सबसे मूल समानता यह है कि दोनों के अंदर कम से कम एक एलिमेंट संज्ञान का होता है। संज्ञान का एलिमेंट तो है ही, कम से कम एक समानता तो है कि दोनों में कोग्निटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आपको ध्यान रखना कि एटीट्यूड में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 2 तो होते ही होते हैं, तीसरे की तत्परता जरूर होती है। ठीक कंडीशन में वो भी होगा, ठीक है। समानता बेसिकली एक ही है, मतलब बहुत हल्के में कहना हो तो कह सकते हैं कि किसी ना किसी मात्रा में इनका हमारे व्यवहार पे असर पड़ता है। व्यवहार पर असर, कम या ज्यादा, किसी ना किसी मात्रा में हमारे व्यवहार पे असर। ये किसी ना किसी मात्रा में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि एटीट्यूड का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है जबकि ओपिनियन का प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन हाँ बहुत हल्का सा होता है। तो बहुत सीमित मात्रा में ओपिनियन का प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एटीट्यूड का। अब अंतरों की बात कर लेते हैं। अंतर में एक तरफ लिख लेते हैं एटीट्यूड और एक तरफ लिख लेते हैं ओपिनियन। तो आप ये बताएं कि एटीट्यूड में एक पक्ष होता है कि 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष होते हैं, जबकि ओपिनियन में एक ही पक्ष होता है। और वही पक्ष कौन सा है, ये कॉग्निशन वाला पक्ष है, संज्ञान वाला पक्ष है। और वहां कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर 3 पक्ष है। इसके अलावा आप ये बताएं कि अगर प्रभाव की मात्रा की बात करें या स्थिरता की बात करें, एटीट्यूड और ओपिनियन में कौन ज्यादा मजबूत और स्थिर होता है। तो ये स्टेबल होते हैं। एटीट्यूड्स आर स्टेबल, एंड्योरेबल, रिलेटिवली परमानेंट, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। और ओपिनियन में फ्लेक्सिबिलिटी या डायनामिज्म या परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो लचीलापन ज्यादा होता है। अब बताएं व्यक्ति के व्यवहार पर किसका असर ज्यादा होगा, एटीट्यूड का या ओपिनियन का। एटीट्यूड का। व्यवहार पर ज्यादा प्रभाव, मैंने व्यवहार करके ऊपर एरो बना दिया, आप समझ जाइएगा। आप पूरा वाक्य लिखिए, व्यवहार पर अधिक प्रभाव, और यहां लिखिए कम प्रभाव। नहीं के बराबर है, लेकिन हाँ किसी ना किसी मात्रा में तो प्रभाव दिख ही जाएगा। इससे कोई कैसे बच सकता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के टाइम पे क्या हो, कुछ लोग जिहादी होते हैं अलग पार्टी के, कुछ बीजेपी के लिए मरने कटने को तैयार हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के लिए, कुछ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तक के लिए कुछ लोग मरने कटने को तैयार हैं। जबकि मेरा ख्याल से आजकल नहीं होंगे, लेकिन आजकल भी हैं कुछ लोग तैयार। अब इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा से पहले 1 महीना तनाव में गुजरा, अब फिर 1 महीना होगा। आप किसी से सिंपल बात ही नहीं कर पाएंगे, सब वो कटने मरने वाले मिल जाएंगे आपको लगातार। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं हूं, मैं लगभग ए पॉलिटिकल किस्म का आदमी हूं, मतलब मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं है, मैं किसी पार्टी विशेष की एक भी मीटिंग में ना आज तक गया हूं ना मेरे जाने का, मतलब 50 या 40 साल की उम्र में एक आध बार को छोड़ दे तो कोई रुझान किसी से है नहीं, और वो भी जिज्ञासा के भाव से। अब ऐसे में क्या होगा, इलेक्शन आएगा, मेरे इलेक्शन का मतलब है कि उस दिन मुझे वोट डालने जाना है, इतना ही मतलब है बस। उससे पहले 2-3 उम्मीदवार होंगे, और उम्मीदवार आमतौर पर यहाँ जो होते हैं उन सबसे पर्सनल परिचय रहता ही है। वो सब आएंगे मिलने के लिए, तुम सबसे कहेंगे हाँ हाँ आप ही तो हैं, हाँ हाँ अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे आप ही तो हैं। ये कहना ही पड़ता। आप कैसे कहेंगे नहीं तुमको नहीं दूंगा वोट, कैसे कहेंगे भाई, आप ये कहेंगे हाँ, फिर आप जाएंगे। तो मैं अंत में आधा मिनट लगाता हूँ मूल्यांकन करने में बाहर जाने के बाद कि किसको वोट डालूं, और फिर लगता है कि ये 19-20 में ये 20 है, ठीक है दबाओ खत्म करो। मैं इसके लिए क्यों अपने 4 घंटे या 8 घंटे या 4 दिन खराब करूं। तो मैंने जो वोट डाला ये मेरा बिहेवियर तो है, और मेरा बिहेवियर मेरे ओपिनियन से ही तो प्रभावित हुआ। मेरा ओपिनियन बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ ओपिनियन है। तो कई मामलों में ओपिनियन किसी ना किसी मात्रा में हमारे व्यवहार पे असर तो डाल देगा, इससे कैसे बच सकते हैं, लेकिन जनरली उसका असर बहुत कम होगा। मेरे ख्याल से अगर आप ये 2-3 अंतर ध्यान रख लें तो काफी है। एक अंतिम बात बस ये बताएं कि एटीट्यूड का जो विकास होता है ये बहुत सोच समझ के हम करते हैं, या आमतौर पर बचपन से ही होते होते हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जबकि राय आमतौर पर एक समझदार व्यक्ति बनने के बाद बनती है। तो राय के विकास में चेतन प्रक्रिया ज्यादा होती है, लोग सोच समझ के ऐसा करते हैं, जबकि एटीट्यूड के विकास में बचपन से ही ऐसा होने की संभावना है, या अनकॉन्शियस एक्टिविटीज की ज्यादा भूमिका है। उसके लिए सही शब्द है
अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर, अवचेतन के स्तर पर बचपन से विकसित होता है। अंतिम बात बताइए, संबंध क्या है? संबंध का मतलब ये हुआ, यहां संबंध का मतलब है किसका किस पर प्रभाव पड़ता है। हम संबंध की भाषा में देखेंगे प्रभाव, और प्रभाव परिवर्तन में भी किसको बदलने में किसकी भूमिका हो सकती है, इस सेंस में देखेंगे तो बात समझ में आएगी। अब मैं आपके सामने एक पहेली और पूछता हूं। मान लो किसी का एटीट्यूड है, ये बहुत ही डिबेटेबल प्रश्न है, लेकिन आप सोचेंगे तो आपको सोचना अच्छा लगता है ना। ये तो नहीं चाह रहे कि लिखित उत्तर मिल जाए, याद कर लें उसको, ये तो नहीं चाह रहे ना। मान लीजिए कि एक एटीट्यूड है किसी का भी, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक खास मिठाई या एक खास फल पसंद है, आम पसंद है, और संयोग से डॉक्टर ने कहा कि आम स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अब आप आम छोड़ दीजिए, अब वही गन्ना वन्ना खाइए, कुछ मान लीजिए ऐसा कहा, या कुछ और खराब सा चीकू बोल दे, चीकू खाइए। अब आम खाने वाला चीकू खाइए, इससे बुरी गति जीवन में क्या हो सकती है? तो बहुत ही पतन की निशानी हो गई। अब इसका एटीट्यूड चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? तो आप कल्पना कीजिए, टॉपिक वैसे हम पढ़ेंगे कल या परसों में आएगा कि कैसे चेंज होता है एटीट्यूड, हम विस्तार में समझेंगे। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी राय इस पर क्या बनती है। तो समझिए कि आपको मेरा या मुझे आपका एटीट्यूड चेंज करना है कि आम छोड़ दो भाई और चीकू शुरू कर दो खाना। कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल तरीका क्या है कि मैं कॉग्निटिव प्रोसेस से बात की शुरुआत करूं और आपसे कहूं कि अरे आम में ये नुकसान होता है, इतनी कैलोरी होती है, इतना ये होता है, इतना वो होता है, शुगर इस समय दुनिया में इतने प्रतिशत लोगों को है, इतने अंधे हो गए हैं, इतनों के पैर कट गए हैं, डायबिटिक फुट हो गया है, इतनों को सेंसेशंस का लॉस हो गया है, और ये सब होता है आम खाने वालों को, और तुम खाते हो आम। समझे? इससे उम्मीद है कि वो थोड़ा सा घबरा जाएगा जब इतने सारे तथ्य मिलेंगे, सूचनाएं मिलेंगी। इस प्रोसेस में मान लीजिए वो छोड़ देता है, तो भी क्या हुआ? आपने सूचनाएं दी, यानी कि संज्ञान दिया। उस संज्ञान की वजह से उसने बड़ी मेहनत करके इमोशंस कंट्रोल किए, और धीरे धीरे हो सकता है कि एक आध साल बाद उसको आम देख के इच्छा ही नहीं बंद हो जाए, क्योंकि उसके मन में बैठ जाए कि ये जहर है, मीठा सही पर जहर है। ये हो सकता है। ये जो प्रोसेस की शुरुआत हुई, एटीट्यूड चेंज करने का प्रोसेस, ये संज्ञान से शुरुआत हुई। ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो होता ही आमतौर पर। आप ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एटीट्यूड चेंज करने की शुरुआत इमोशन से हो सीधे, या बिहेवियर से हो? अच्छा, एक बात को और जोड़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि कोई भी इमोशन बिना संज्ञान के नहीं आता है। कोई भी इमोशन आएगा तो उसमें कोई ना कोई संज्ञान तो होगा ही होगा। ठीक है? फिर एग्जांपल से बात समझो। ऐसे हिंदी की ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं जिसमें नायक नायिका शुरू में दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, धीरे धीरे मोहब्बत हो जाती है। ऐसी फिल्में देखी होंगी आपने, बहुत सारी, है ना? हमारे जमाने में ऐसी फिल्म दिल नाम से आई थी, बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। आपके जमाने में कौन सी आई? बोलो, कौन सी फिल्म आई? नहीं, कौन सी? दिल वाले? अच्छा, मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, थीम कुछ कुछ ऐसी होगी ना। यारियां? अच्छा, एक फिल्म आई है यारियां। हाँ, जोर से उठ के बोलो। कम वक्त इश्क है बेसिकली, कि इश्क में वक्त कम पड़ जाता है, इसलिए बोलते कम वक्त इश्क। उसको लोगों ने कम वक्त इश्क कह दिया। ठीक है? जैसे फिल्म का नाम पूछा, आप सबके चेहरे पर जो चमक आई और उत्तर देने की जो इच्छा दिखी, तड़प दिखी कि मैं भी बताऊं, ये संज्ञानात्मक प्रश्न में कहां चली जाती है? कोई बात नहीं। तो अब सिचुएशन को थोड़ा गौर से समझिए। नायक नायिका एक दूसरे से नाराज हैं, दुश्मन हैं, गालियां बकते हैं, चिढ़े हुए हैं, खानदानी दुश्मनी टाइप की है, और फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। तो अब ये बताओ कि जैसे ऐसा हुआ कि 2 व्यक्तियों में नफरत थी, और नफरत वाले व्यक्तियों में मोहब्बत का संबंध विकसित हुआ, जैसे महाराष्ट्र में भी हाल ही में हुआ है। इस नफरत के मोहब्बत में बदलने की प्रक्रिया सीधे इमोशन से हुई होगी, या पहले संज्ञान में कुछ चेंज हुआ होगा? पहले संज्ञान में चेंज हुआ होगा, सीधी सी बात है ना? इसका मतलब मैं जो निष्कर्ष देना चाह रहा हूं कि सीधे इमोशंस के माध्यम से एटीट्यूड में चेंज नहीं आता है, संज्ञान से आ सकता है। अब तीसरा बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि बिहेवियर की वजह से एटीट्यूड में चेंज आ जाए? इसमें फिर भी एक संभावना बनती है। जैसे मसलन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा काम है जो आपको करने का मन नहीं करता एकदम, जैसे पढ़ाई। कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, माँ बाप ने लात मार के भेजा है कि जाओ पढ़ो। ठीक, कितने लोग ईमानदार से बताओ मन नहीं करता, लतियाए गए हैं घर से एकदम? हाँ, ऐसे करीब 5-6 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बस पेरेंट्स में से कोई बाहर खड़ा होगा कि गया कि नहीं अंदर, या क्लास में देखें जरा, ऐसा कुछ मामला होगा। चलिए, तो कोई आपसे कभी ऐसा काम करने के लिए आपको बाध्य कर दे जो आपको पसंद नहीं है, मजबूरी हो गई, करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि आप वो काम करेंगे जिसके प्रति आपका एटीट्यूड सकारात्मक नहीं है। जैसे एक बच्चा, उसे पढ़ने का मन नहीं है, ग्रेजुएशन कर ली घिसट के किसी तरह से, उसने कहा कि बाबूजी अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा बस। बाबूजी ने कहा बेटा एक सपना है पिछले 7 पीढ़ियों का कि हमारे घर में एक सिविल सर्वेंट हो जाए, एक बार बेटा ट्राई कर लो, कम से कम मैं ऊपर जाके बाकी 6 को बता सकूं कि ट्राई हमने भी करवाया था, तो एक बार कोशिश जरूर कर लो बेटा प्लीज, आखिरी इच्छा तुमसे मैं कह रहा हूं, तुम मुझे आग मत देना, लेकिन ये काम कर दो। ऐसा बोल दिया। अब ये बोलने वाला बच्चा क्या करेगा? गड़ गया जमीन के अंदर, क्या बाबूजी ऐसी बात बोल देते हो, ठीक है जाता हूँ। अब वो मान लीजिए दिल्ली आके आईएएस के लिए पढ़ने लगा, और वो सोच के आया कि पढ़ना नहीं है, बस उनकी इच्छा का सम्मान करना है, पढ़ना नहीं है। क्लास में आ गया है, तो बाबूजी ने कसम दी, माँ ने कसम दी, बेटा क्लास रोज करनी है वरना मेरा मरम देखोगे। अब क्या करे, फंस गया, अब क्लास में भी आना है। ऐसा हो सकता है कि 2, 4, 6, 8 दिन नाराजगी में क्लास करने के बाद धीरे धीरे उसको क्लास करने में मजा आने लगे, और जैसे जैसे क्लास करने में मजा आने लगे वैसे वैसे उसका एटीट्यूड पढ़ाई को लेकर चेंज हो जाए। एक विषय में सुख मिलने पर यह समझ में आना कि बाकी विषय भी उतने रोचक हैं, हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं था, और फिर नए नए विषयों को पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, और जो पढ़ने को तैयार नहीं था
वो पढ़ाई छोड़ के कुछ और करने को तैयार नहीं है उसके बाद। क्या ये संभव नहीं है कि एटीट्यूड चेंज का प्रोसेस बिहेवियर से शुरू हो जाए? हो सकता है, लेकिन इमोशन से शुरू हो, ये प्रैक्टिकली बड़ा मतलब असंभव जैसी स्थिति बनती है। 10 में से 9 मामलों में एटीट्यूड चेंज की शुरुआत कॉग्निशन से होती है। एक आध मामले में, रेयर केसेस में बिहेवियर मजबूरी में करना पड़ता है, किंतु मजबूरी धीरे-धीरे आपका शौक बन जाती है और फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे ये कहूं, पहला संबंध ये कि किसी भी एटीट्यूड के चेंज होने की संभावना किसी नए ओपिनियन से शुरू होती है। एटीट्यूड चेंज होने की संभावना किसी नए ओपिनियन से शुरू होती है, क्योंकि वही नया ओपिनियन फिर बिलीफ बनेगा, फिर उस बिलीफ के साथ इमोशन जुड़ेंगे और धीरे-धीरे वो एक नया एटीट्यूड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कुछ तो हाँ या ना बोलो प्रभु, आ रही है? तो किसी भी अभिवृत्ति के परिवर्तन की शुरुआत प्रायः किसी नए राय या किसी नए मत की शुरुआत से होती है। दूसरी बात, कोई भी एटीट्यूड 3 चीजों से मिलकर बनता है, आपको पता ही है। वो 3 चीजें कौन सी हैं उसमें? अगर हम 3 चीजें मान लें तो उसमें एक चीज संज्ञान है। जो संज्ञान वाला पक्ष है उसको हम कहते हैं बिलीफ है। और मैंने अभी आपसे कहा था कि बिलीफ क्या है? बिलीफ वह ओपिनियन है जो ज्यादा मजबूत है। जब मैं कह रहा हूं कि बिलीफ वह ओपिनियन है जो ज्यादा मजबूत है, इसमें निहित है कि हर बिलीफ ओपिनियन तो है ही, और इसका मतलब किसी भी एटीट्यूड के एक संघटक के रूप में ओपिनियन की उपस्थिति हमेशा मौजूद रहती है। हाँ, वो मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता, लेकिन हाँ, वो बिलीफ बनने से पहले ओपिनियन रहा होगा, धीरे धीरे बिलीफ बना होगा। तो 2 संबंध अगर आप लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। पहला, अभिवृत्ति के परिवर्तन की शुरुआत प्रायः ओपिनियन से होती है, और दूसरा, कोई भी अभिवृत्ति अपने संज्ञानात्मक घटक के बिना नहीं बनती है, और संज्ञानात्मक घटक एक अर्थ में ओपिनियन ही होता है। अगर जिस भाव में विभोर मुद्रा में देख रहे हैं, जैसे मुंडे हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे एकदम मुझे आसाराम बापू टाइप फीलिंग आ रही है कि कोई आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, स्वर्ग नरक की चर्चा चल रही है और सारे मोक्षार्थी बैठे हुए हैं, है ना? मोक्षार्थी नहीं है, विद्यार्थी हैं और सिविल सेवार्थी हैं। विद्यार्थी यानी जो विद्या की अर्थी उठाता हो। ऐसी तो और कैसे बना है बताओ? विद्या प्लस अर्थी, ऐसी तो बना है। कैसे बना है बताओ? नहीं बना ऐसे, ऐसी तो बना विद्यार्थी और परीक्षार्थी जो परीक्षा की अर्थी उठाएगा, तो ऐसी बना है। सच में लिख के बता देना, यहाँ अर्थ का मतलब जो विद्या के अर्थ हेतु आया हो, इस सेंस में है, विद्या के उद्देश्य हेतु आया हो। चलिए, ये हो गया एटीट्यूड एंड ओपिनियन। अब मैं केवल खाली स्थान बदल दूंगा, खाका वही रहेगा। अब आ जाइए बिलीफ, एटीट्यूड एंड बिलीफ, यानी कि अभिवृत्ति और विश्वास। ये लगभग वही चीज, इसमें कोई खास अंतर नहीं। समानताएं दोनों में वही है कि इन दोनों में कम से कम एक मात्रा में कॉग्निशन तो होता ही है, संज्ञानात्मक पक्ष उपस्थित होता है, संज्ञान पक्ष होता है, ये समानता है। दूसरा अंतर और मजबूत हो जाएगा। हमने कहा था कि किसी ना किसी मात्रा में दोनों का हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ये ओपिनियन की तुलना में बिलीफ के मामले में ये बात ज्यादा अच्छे से कही जा सकती है, कम कही जा सकती है? ज्यादा कही जा सकती है। तो व्यवहार पर काफी प्रभाव, पिछली बार क्या था? किसी ना किसी मात्रा में प्रभाव। अब आप कह सकते हैं कि व्यवहार पर काफी प्रभाव होता है, चाहे वो एटीट्यूड हो चाहे बिलीफ हो। ठीक है, चलो अब इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी लगभग वैसे ही होंगे जो पहले हमने देखे थे। एटीट्यूड में क्या होते हैं? 3 संघटक होते हैं, पता है ना कौन से? CAB। बिलीफ में संघटक होता है केवल एक, क्योंकि बिलीफ केवल और केवल संज्ञानात्मक मामला है। ध्यान रखना है, बिलीफ में इमोशंस आएंगे नहीं आएंगे चांस की बात है, लेकिन जब तक वो केवल बिलीफ है, ये आवश्यक नहीं है कि उसमें इमोशंस का एस्पेक्ट हो। किसी बिलीफ के बिलीफ होने की कंडीशन नहीं है कि उसमें इमोशंस हो। आगे चल के डेवलप हो सकते हैं, हो जाएंगे, और क्रिया करने की इच्छा भी आ जाएगी तो वो बन जाएगा एटीट्यूड। नहीं होंगे तो बिलीफ है, विश्वास है। चलिए, जैसे कोई ऐसा विश्वास बताइए जिसमें इमोशंस आपके नहीं है। जैसे अगर हम सामाजिक विश्वासों की बात करें या राजनीतिक विश्वास, जैसे मंदिर की बात करें या मस्जिद की बात करें। अब मान लीजिए एक मंदिर है, उसमें कुछ लोग धार्मिक श्रद्धा से जाते हैं, कुछ नहीं श्रद्धालु हैं। कुछ का विश्वास ये है कि भाई मुझे तो आस्था नहीं है, लेकिन हाँ समाज के लिए बढ़िया चीज है, ये विश्वास है। इस विश्वास से उसके इमोशंस नहीं जुड़े हुए। जैसे मैं अपना स्टेटस बताऊं आपको, हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है, सोसाइटी के लोगों ने बनाया है, मेरी बहुत रुचि नहीं रहती है, पर उन्होंने बहुत मतलब व्यक्त की इच्छा सहयोग दीजिए, तो मैंने सहयोग भी कर दिया। मतलब मेरे पति ने सहयोग किया क्योंकि उनको उसमें बहुत रुचि रहती है। ठीक है, वहां कुछ लोग सुबह से शाम तक मस्त रहते हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग सोसाइटी के हैं, उनके लिए वो ऐसा ठौर है। शाम के 4 घंटे उनके इतने सही गुजरते हैं वहां पर। थोड़ा कीर्तन हो गया, चिमटा बजा लिया, फिर बातें हो गई, प्रसाद हो गया। मुझे लगता है कि अगर वो मंदिर ना होता तो इन बूढ़े व्यक्तियों के शाम के 4 घंटे का साहचर्य कैसे मिलता? मैं तो समाज शास्त्रीय कोण से देख रहा हूँ, उसमें धर्म की भूमिका तो मेरे ख्याल से कुछ खास है नहीं। सब भगवान जी कुछ नहीं कर रहे, भगवान की मूर्ति भी वो अपने हाथ में उठा के लेके सेट करते हैं, तो उसमें आध्यात्मिक प्रसंग मेरी राय में तो नहीं के बराबर है। पर उन बूढ़ों के लिए इतना अच्छा बुढ़ापा देने का कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास। एक तो ये है। दूसरा, हर महीने में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम हो ही जाता है कि कोई ना कोई लंगर वंगर करवा देता है। कोई पूजा पाठ करवा दी, सबको बुला लिया, बड़ा सा भोज हुआ, लगभग 200-300 लोग इकट्ठे हुए, दुआ सलाम हो गई, वैसे मिलना होता नहीं है, मिले, मिलके अच्छा लगा, बातचीत हो गई, एक बढ़िया स्वादिष्ट खाना खा लिया, बस मन प्रसन्न हो गया।
ये भी भूमिका है, इसे कैसे खारिज करेंगे? तो कोई मुझसे पूछे कि आपकी आस्था मंदिर में है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि मुझे ये विश्वास है कि मंदिर सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं मंदिर को लेकर इमोशनल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। कल को भारत सरकार कहे कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया, इसको तोड़ना होगा, तो ना तो आंसू निकलेगा मेरी आंख से, ना मैं जमीन पर लेट जाऊंगा उसे चक्कर में, ठीक है भाई कोई बात नहीं, यहाँ नहीं कहीं और बना लो, ऐसा क्या है, क्योंकि इसकी उपयोगिता तो वहां भी उतनी चल जाएगी, पर्पस तो वो है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज में विश्वास रखते हो लेकिन उसको लेकर इमोटिव ना हो, और इमोटिव हो भी सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो बिलीफ बेसिकली संज्ञानात्मक मसला है, इमोशन आ जाए तो बात की बात है, अनिवार्य मसला नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये बताइए कि एटीट्यूड और बिलीफ में, क्योंकि एटीट्यूड में इमोशन है ही है, इन दोनों में से व्यक्ति के व्यवहार पर किसका असर ज्यादा होगा? एटीट्यूड का होगा ज्यादा प्रभाव। तो एटीट्यूड के नीचे लिखिए ज्यादा प्रभाव किस पर? व्यवहार पर। और बिलीफ पे लिखिए इसकी तुलना में कम प्रभाव। वैसे ठीक ठाक प्रभाव हो सकता है, लेकिन हाँ, उसकी तुलना में कम प्रभाव होता है। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन प्रॉपर्टी जो है एटीट्यूड में होती है, बिलीफ में होना आवश्यक नहीं है। इतना काफी है, 150 शब्दों में इसके ऊपर आप जा भी नहीं पाएंगे। अब संबंध में वही दोनों बातें फिर से ले आइए, क्योंकि ओपिनियन क्या है? कच्चा बिलीफ है, बिलीफ पक्का ओपिनियन है, तो संबंध वैसे बन जाएगा। तो नंबर 1 बताइए, अगर किसी का एटीट्यूड बना हुआ है तो एटीट्यूड के 3 संघटक तत्वों में से एक कौन सा है? कॉग्निशन है, और कॉग्निशन को यहाँ क्या बोलते हैं? बिलीफ बोलते हैं। तो पहला संबंध क्या है? किसी भी एटीट्यूड में बिलीफ का उपस्थित होना अनिवार्य है। ये अंग्रेजी के शब्द आपको परेशान तो नहीं कर रहे, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। अभिवृत्ति में विश्वास की उपस्थिति अनिवार्य है। आपको दोनों वाक्यों में से कौन सा ज्यादा मुफीद लग रहा है? एटीट्यूड में बिलीफ की उपस्थिति अनिवार्य है, ये ठीक लग रहा है, या अभिवृत्ति में विश्वास की उपस्थिति? पहले वाला, हाँ ठीक है, चलिए दोनों ठीक है, बढ़िया है। ऐसे लोग फंसते हैं जब पूछते हैं कि शादी इससे करोगे इससे करोगे, क्योंकि हर जगह दोनों उपलब्ध नहीं होते ऑप्शंस, कहीं कहीं आइदर और होता है, अथवा लगा होता है बीच में, अथवा काट के तथा करने से होगा नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा, 100 में से 90 या 95 मामलों में जब भी एटीट्यूड चेंज होगा, AC ये क्या है? एटीट्यूड चेंज है, उसकी शुरुआत किससे होगी? एक नए बिलीफ से होगी। मतलब पहले ओपिनियन बनेगा, फिर बिलीफ बन जाएगा, बिलीफ बनने के बाद संभावना बढ़ेगी कि अब वो एटीट्यूड को चेंज कर दे। हाँ या ना? पक्का? ये सवाल यूपीएससी ने पूछा नहीं अब तक, लेकिन एमपी यूपी इन सब में ऐसे सवाल की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ऐसे सवालों को ढूंढते हैं खोज खोज के, किस में इसमें अंतर बताओ, जरा देखें पता कि नहीं पता है, इस तरह के सवाल। और मध्य प्रदेश सबसे बढ़िया पूछता है, सुकरात की किताब का नाम लिखो, वो ऐसा सवाल पूछता है, बहुत रोचक है। तो उसी एंड टू द लास्ट, हाँ ऐसे वो किताब का नाम पूछ लेता है। चलिए अब आइए तीसरी तुलना पर, और तीसरी तुलना है एटीट्यूड एंड वैल्यू, यानी कि मूल्य। एटीट्यूड और वैल्यू, इस पर मेरे ख्याल से सवाल पूछा गया है, शायद यूपीएससी में या किसी पीसीएस में आया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्योंकि आप इन दोनों विषयों को पढ़ चुके हैं तो आपको वैल्यू पता क्या होती है, एटीट्यूड भी पता क्या होता है। तो एक बार जरा मुझे याद दिला दीजिए, वैल्यू का सिंपल सा मतलब क्या है? नैतिक आदर्श। वैल्यू हो गया नैतिक आदर्श, और एटीट्यूड क्या हो गया? कुछ नहीं मिल रहा, अभिवृत्ति हो गया। चलो हिंदी अनुवादी कर देते, कोई बात नहीं, कम से कम भरा हुआ दिखना चाहिए। तो वैल्यू आपको ध्यान रखना, केवल नैतिक आदर्श वैल्यू है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, स्वावलंबन, सहिष्णुता, ईमानदारी, ये सब क्या है? वैल्यूज है। क्या ईमानदारी किसी का एटीट्यूड भी हो सकता है? या ये कहूं कि ईमानदारी के पक्ष में किसी का सकारात्मक एटीट्यूड हो सकता है ना? ऐसे बोलेंगे। और यदि कोई ईमानदारी के मूल्य को ठीक से अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना ले तो उसे क्या कहेंगे? सद्गुण। अच्छा, इनमें से ढूंढ रहे थे क्या कहेंगे? नहीं, इनमें क्या होगा? अंतर भी नहीं कह सकते उसको, समानता भी नहीं कह सकते, संबंध भी नहीं कह सकते। ठीक, ईमानदारी एक मूल्य है कि नहीं है? है। किसने ईमानदारी के मूल्य को ठीक से फॉलो किया और करते करते व्यक्तित्व के अंदर ऐसा समा लिया है कि वो ईमानदारी के विपरीत या भिन्न रास्ते पे जा ही नहीं सकता है, उसे सोचना नहीं पड़ता, उसका दिमाग हमेशा ऑप्शंस ऐसे ही क्रिएट करता है जो ईमानदारी के ऑप्शंस होते हैं। इसे बोलते हैं कि वो सद्गुण है ईमानदारी का उसके अंदर, और वो सद्गुणी व्यक्ति है। स्पष्ट हुआ? एटीट्यूड का मतलब है कि उसको ईमानदारी पसंद है, मुझे लाल कपड़ा पसंद है, तो कुछ भी ऐसा हो तो हम कहेंगे कि उसका एटीट्यूड ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एटीट्यूड का मतलब उसे इस तरह की चीजें पसंद हैं और इस तरह की चीजें नापसंद हैं। स्पष्ट एकदम? चलिए, तो सबसे पहली बात है कि एटीट्यूड और वैल्यू में क्या क्या समानताएं हो सकती हैं। आपसे मैं क्या एक की उम्मीद करूं? अच्छा ये बताओ कि एटीट्यूड जन्मजात होते हैं या सीखे जाते हैं? और वैल्यूज? तो पहली बात है, दोनों चीजें सीखी जाती हैं, लर्नड हैं, दोनों चीजें सीखी जाती हैं। पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता ये बताएं कि एटीट्यूड अगर किसी का बन गया या वैल्यू बन गई तो उसमें बदलाव बहुत आसान है या वो स्टेबल ज्यादा होता है? दोनों स्टेबल होते हैं। तो दोनों प्रायः स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, इतना इनके बारे में कम से कम कहा जा सकता है। तीसरी बात, मेरे मूल्य मुझे प्रेरित करते हैं एक खास तरह का काम करने के लिए।
क्या मेरा एटीट्यूड भी मुझे प्रेरित करता है किसी खास तरह काम करने के लिए? करता है। इसका मतलब दोनों के पास मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज हैं, यानी दोनों हमारे व्यवहार के लिए प्रेरक तत्व होते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं, व्यवहार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो दोनों का ठीक-ठाक इम्पैक्ट हमारे व्यवहार पे रहता है। ये 3 समानताएं इनके बारे में कम से कम कही जा सकती हैं। स्पष्ट एकदम? चलिए, अब आपको बताना है कि एटीट्यूड और वैल्यूज में अंतर क्या है। देखिए, एक अंतर जो बहुत स्पष्ट सा हम कह सकते हैं। अच्छा, पहले आसान लेते हैं। एटीट्यूड में अनिवार्यतः 3 पक्ष होते हैं, है ना? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। वैल्यू के बारे में इस भाषा में बात की नहीं जाती है, क्योंकि वैल्यू के प्रति आप बहुत इमोशनल हो, ये आवश्यक नहीं है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वैल्यू है, आप इस एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप में से कोई ऐसा बच्चा हो सकता है, या आपने देखा हो, उसे पैर छूना पसंद नहीं है, पर छूता है। आपने ऐसे बच्चे देखे? आप हैं ऐसे बच्चे? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं? पैर छूना पसंद एकदम नहीं, पर छूते हैं? हाँ, ये वैल्यू है, सिखा दी पेरेंट्स ने। सुबह-सुबह इस भाव से देखते हैं कि आगे छुओ। आपसे उनका दिल दुखाया नहीं जाता है, आप छू देते हैं, लेकिन आपको बहुत पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि वैल्यू में ऐसा हो सकता है कि इमोशनल कंटेंट विद्यमान ना हो। इन वैल्यू में बेसिकली एक आदर्श वाला हिस्सा है, तो इसको हम कहेंगे वैल्यू में भावनात्मक तत्व का होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं, मतलब नहीं लिखेंगे, अनिवार्य नहीं है। भावना वाला एलिमेंट, इमोशन का एलिमेंट अनिवार्य नहीं है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, ये भी बात सही है कि यदि वैल्यू आपने इंटरनलाइज कर ली हो, तो उसका इमोशनल एस्पेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू आपने ठीक से सीखी हो, उस वैल्यू को इंटरनलाइज कर लिया हो, तब उसमें मजबूती ज्यादा आ जाएगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, और हो तो ज्यादा मजबूत हो सकती है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये 2 बातें हैं। जैसे देश प्रेम का मूल्य है, स्कूल में फैक्ट्री की तरह सिखा रहे हैं बच्चों को, नहीं सीख रहे, एक्टिंग कर लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन जिनके अंदर ठीक से आ जाता है, वो अपना जीवन दे के भी प्रेम करना चाहते हैं देश के साथ। तो वैल्यू को लेकर ये आवश्यक नहीं है कि हमारा भावनात्मक पक्ष मजबूत हो, लेकिन किसी किसी स्थिति में वो इतना मजबूत हो सकता है कि उसकी तुलना में एटीट्यूड्स भी पीछे रह जाए। ये आप ठीक भाषा में लिख पाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लिखने में? पक्की बात है? नहीं तो मैं 2 बातें लिखवा दूंगा। पहले दूसरा पक्ष देखिए, मूल अंतर जो है, केवल एक अंतर ध्यान दीजिए, जो दूसरे वाला है। अगर मैं कहूं कि एटीट्यूड किसी स्पेसिफिक के प्रति होता है और मूल्य जनरलाइज होता है, तो एटीट्यूड के नीचे लिखिए विशिष्ट के प्रति, विशिष्ट के प्रति, और मूल्य होता है थोड़ा सामान्य प्रकृति का। इसको भी एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति सड़क पर किसी घायल पशु को देखता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, और जब जब वो उस पशु को देखता है उस पर ध्यान देता है, पर सभी पशुओं पर ध्यान नहीं देता है, किसी खास पशु पर ध्यान देता है। जैसे गाय पे देता है, ठीक है, या कोई कुत्ता दिख गया उसको दे दिया ध्यान, डिपेंड करता है उसको किस तरह के पशुओं को लेकर करुणा का भाव ज्यादा आता है। लेकिन इसके लिए व्यापक मूल्य भी चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि मूल्य है मानवतावाद, प्राणियों से प्रेम करो, पर यदि आप संसार के सब प्राणियों से प्रेम करने के प्रयास से पड़ेंगे तो फिर एक दिन आप भी बैठे होंगे, कोई आपको प्रेम करेगा कि? फिर वो संभव नहीं होता है। इसका मतलब मूल्य जनरल है, ठीक है, मूल्य है तो सामान्य प्रकृति का मतलब यूनिवर्सल नेचर का है, जिसको आप बहुत सारे मामलों में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्राणी मात्र से प्रेम करना। अब इसका मतलब है कि जहां भी आप जाएंगे, कोई चीटी देखी, कुछ देखा, सबसे प्रेम कर सकते हैं आप, एक जनरल टेंडेंसी आपकी है। लेकिन जनरल टेंडेंसी जब एटीट्यूड बनेगी तो हो सकता है किसी मामले में ज्यादा स्पेसिफिकली दिखे। जैसे दिल्ली में कुछ एसोसिएशंस हैं, डॉग लवर एसोसिएशंस। वो क्या करते हैं कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां जो भी वो कुत्ते हैं जो मतलब सड़क वाले हैं, जिनको किसी घर में नहीं रहते हैं, उन कुत्तों की केयर करने के लिए रात दिन एक ही रहते हैं। लेकिन बिल्ली की क्या हालत है, चूहों की क्या हालत है, उससे उनको उतना मतलब नहीं होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक बेसिक वैल्यू प्राणियों से प्रेम करने वाली उनके अंदर है, किंतु वो बेसिक वैल्यू स्पेसिफिकली व्यक्त होती है एक खास क्षेत्र में, एक खास रुचि के क्षेत्र में, वह एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड हुआ विशिष्ट के प्रति, जैसे कुछ लोगों में गाय को लेकर हो सकता है, कुछ में किसी और पशु पक्षी को लेकर हो सकता है, लेकिन मूल्य इसके पीछे एक ही है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, मूल्य वो काम करता है। स्पष्ट हो ये बात? अब इसमें हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या बनेगी, और अंतर तो बहुत ज्यादा नहीं बनते। एक अंतर की कल्पना करके बताओ मुझे। दोनों स्टेबल तो हैं ही, हमने देखा समानता में दोनों स्टेबल है, स्थिर है। अगर कोई पूछे आपसे कि इनमें से ज्यादा स्टेबल क्या है, किसको मानेंगे? मूल्य और अभिव्यक्ति में ज्यादा स्थिर क्या होता है? वैल्यू होती है। तो अगर अंतर बताना ही हो तो वैल्यू में लिखिए ज्यादा स्थिर, और आप इसमें लिख सकते हैं स्थिरता तुलनात्मक रूप से कम होती है। यानी किसी का एटीट्यूड चेंज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसके मूल्यों को बदलना है, ये अंतर आ जाता है। अब देखिए इनका संबंध क्या है, और संबंध में देखेंगे किसका किस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और इसमें एक तो बड़ा सीधा सा लिंक है, एक लिंक में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है। एक स्थिति हो सकती है कि एटीट्यूड के बदलने से वैल्यू बदली, एक हो सकता है कि वैल्यू के बदलने से एटीट्यूड बदला। इनमें से कौन सी स्थिति आपको सामान्य लग रही है? किसी वैल्यू पर एटीट्यूड टिका होता है, ये सामान्य लग रहा है, या एटीट्यूड पर वैल्यू टिकी होती है सामान्य लग रहा है?
वैल्यू पर एटीट्यूड। और इसका मतलब है कि पहला लिंक तो आसान सी बात है, ठीक। जैसे ही किसी के जीवन में मूल्य बदलेगा, उस मूल्य की सुसंगति में बहुत सारे एटीट्यूड्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे 2-3 शब्द मैंने आपको बताए, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, बात की थी ना, और कल्चरल रिलेटिविज्म। मान लीजिए कोई एथनोसेंट्रिक आदमी है, हम में से कोई है जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, अपना धर्म, अपना ये इसी को लेकर हमेशा मस्त रहता है, मगन रहता है। और क्योंकि उसको एक्सपोजर मिला ही नहीं है, वो अपने समूह में ही हमेशा रहा, उसको हमेशा से बताया गया कि यही सबसे महान है, बाकी सब बकवास है, उसका दिमाग खुला ही नहीं है। और फिर वो एक ऐसे माहौल में चला गया संयोग से, जहां हर धर्म, हर भाषा, हर नस्ल के लोग रहते थे। 1 साल वहां रह लेगा तो तय मान के चलिए कि उसके सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे, और वो मानने लगेगा कि नहीं, मैं गलत सोचता था, हर समाज अच्छा हो सकता है। इसका मतलब इसका वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। जैसे वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ, अब देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि भारत का था, मुसलमान था, हिंदुओं से नफरत थी क्योंकि उसका माहौल इन 2 धर्मों का था। अब ये कट्टर व्यक्ति चला गया एक ऐसे विश्वविद्यालय में या ऐसे स्थान पर जहां सब कल्चर्स हैं, और इसको समझ में आ गया कि यार ये सब बेकार की बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये रिलीजियसली फ्लेक्सिबल हो गया, इसका मूल्य चेंज हो गया, धर्मनिरपेक्ष टाइप का मूल्य बन गया। अब इसका जो एटीट्यूड चेंज होगा, वो केवल हिंदुओं को लेके होगा या ईसाइयों को लेके भी हो जाएगा, यहूदियों को लेके भी हो जाएगा, सबको लेके हो जाएगा। एक वैल्यू बदलेगी, मैंने कहा ना कि वैल्यू जनरलाइज होती है और एटीट्यूड स्पेसिफिक होते हैं बहुत सारे। जैसे ही एक वैल्यू बदलेगी, उस वैल्यू से सुसंगत बहुत सारे एटीट्यूड्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, और एक नहीं, बहुत सारे एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे। ये तो आसान सी बात है। तो पहला संबंध, मूल्य के बदलने से अभिव्यक्तियों का बदलना सामान्य बात है, ठीक। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एटीट्यूड बदलने से मूल्य बदले? एटीट्यूड बदलने से मूल्य बदले। एटीट्यूड का मतलब किसी चीज के प्रति आप कुछ करते हैं, और हो सकता है, जैसे बताएं, कोई एग्जांपल देके बताएं कि एटीट्यूड बदलने से कैसे होगा मूल्य बदलना। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आपके मूल्य के विरुद्ध कोई चीज है, और आपको किसी ने कहा कि कर लो यार, आपका मूल्य नहीं बदला। जैसे मैं शाकाहारी हूं, और मैं अपनी सामान्य स्थितियों में तो कभी मांस नहीं खाऊंगा, ये मेरी व्यक्तिगत समझ है। मेरे कुछ दोस्त कहते भी हैं कि यार एक ही जीवन मिला था, निरर्थक कर दिया, मुर्गा नहीं खाया, क्या जीवन जिया तुमने यार। तो मुझे लगता है कि ठीक है, चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, उसके बिना भी मुर्गा रहित जीवन भी पर्याप्त है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही है। मान लीजिए कोई मेरे जैसा व्यक्ति किसी खास सिचुएशन में फंस जाए जहां शाकाहार का ऑप्शन ना हो, और वो मजबूरी में नाक बंद करके और खाए मांस, बड़ी मुश्किल से खाए किसी तरह से, और जैसे ही मांस अंदर गया उतना बाहर निकल गया उसी समय। 2-3 एफर्ट्स के बाद जाके ठीक से सेट हुआ। और बाकी दोस्त पूछे, हाँ भाई कैसा लग रहा है? यार बस पूछो मत, जिंदा रहने के लिए मजबूरी है, क्या करें। और मजबूरी ऐसी कि अगले 10 दिन तक यही खाना है, कोई चारा है नहीं। सेकंड डे खाया, थर्ड डे खाया, फोर्थ डे पहली बार लगा है तो बढ़िया वैसे। मूल्य वही है, मूल्य वही है, अभी मूल्य नहीं बदला है, मूल्य है शाकाहार के पक्ष में। अनुभव ऐसे हुए कि आपको हल्का सा रुझान बदल रहा है, जिस चीज से नफरत थी उस चीज के प्रति थोड़ा सा लगाव महसूस होने लगा है, पर मूल्य वही है अभी भी। आप खाते हुए भी कोस रहे हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, बस 10 दिन की मजबूरी है, उसके बाद देख लूंगा, फिर नहीं खाऊंगा। 7वें दिन तो अजीब हालत है, आप सुबह उठ के पूछ रहे हैं कि आज नहीं मिलेगा क्या? अभी तक मजबूरी में चल रहा था, अब आप पूछ रहे हैं। और 9वें दिन घोषणा हुई कि अब आप चिंता ना करें, भारत सरकार का हेलीकॉप्टर आ गया है, कल से अब आप शाकाहारी भोजन कर सकेंगे। और आपको सुन के सदमा सा लगा, खुशी हुई नहीं आपको, अजीब सी बात है। फिल्मों में होता है ना कि लड़की अपनी शादी के लिए जा रही है, रास्ते में लड़का मिल गया, दोस्ती हो गई, जब भी मेट हो गया, और बाद में फिर वो भाग के आ गई, उसका मन था ही बेचारी का या बेचारे का। ठीक वैसी सिचुएशन है। और 10 दिन के बाद जब ये आया, अब इसका एटीट्यूड नॉनवेज को लेकर पॉजिटिव हो गया, जो नेगेटिव था। अब ये क्या करेगा, ऐसे लोगों की संगत में ज्यादा रहेगा जो मुर्गाखोर हैं, बकराखोर हैं, ऊंटखोर हैं, गधाखोर हैं, गोताखोर नहीं, ये सब हैं। इनकी संगति में रहेगा तो इसको ऐसे तर्क मिलेंगे बहुत सारे, जो तर्क साबित करेंगे कि नॉनवेज बड़ा शुभ होता है। और हो सकता है कि 1 आध साल होते होते उसका वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो जाए, और वो ये मान ले वैल्यू के स्तर पर कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे मुर्गा खाना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा तो इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे बनेगा? मांसाहारियों का सबसे मासूम तर्क ये होता है, इकोसिस्टम का बैलेंस। और मजे की बात है कि जो मुर्गा खाते हैं वो नेचुरली पैदा नहीं होता, पैदा किए जाते हैं मुर्गे खाने के लिए। इकोसिस्टम का बैलेंस होता तो उनको पोल्ट्री फॉर्म में पैदा नहीं करवा रहे होते, वो नॉर्मली पैदा हो रहे होते। जबरदस्ती जनसंख्या उनकी बढ़ा के उनको खाना, और फिर कहना इकोसिस्टम का सवाल है, क्या करें। लेकिन अब क्योंकि इसको मजा आ रहा है, इसको ऐसे तर्क अच्छे लगेंगे अब, और इन्हीं तर्कों का सहारा लेके कहीं कहीं काम चला लेगा। क्या करें, इकोसिस्टम। शाकाहारी तो इकोसिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, सारी घास खा जाते हैं, गाय भी भूखी रह जाती है, इसलिए शाकाहारी गाय के शत्रु हैं, ऐसे तर्क देगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रेयर कंडीशंस में एटीट्यूड के चेंज से वैल्यू चेंज का रास्ता बन सकता है? हाँ या ना? ठीक है, तो रेयर कंडीशंस में लिखिए कभी कभी। कभी कभी सुनते आपके मन में आता होगा ना, मेरे दिल में ख्याल आता है, हाँ, लेकिन कभी कभी कॉपी पे भी आना चाहिए ख्याल, उसको नोट कर लीजिए। तो पहली बात तो स्पष्ट हो गई कि एटीट्यूड और वैल्यूज में संबंध है कि वैल्यूज चेंज होने से एटीट्यूड का चेंज होना सामान्य बात है।
एटीट्यूड के चेंज होने से वैल्यू का चेंज होना रेयर किंतु संभव बात है। स्पष्ट। अब दूसरा देखिए रिलेशन जो आगे विस्तार में आने वाला है। इस टॉपिक में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एटीट्यूड बिहेवियर लिंक। एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस टॉपिक का। इसका सार मैंने कल आपको समझा दिया था। जो ला पियरे नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 2 साल की रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकाला। 1933-34 की बात है, जब डिप्रेशन चल रहा था अमेरिका में ही रिसर्च की उस आदमी ने, और तब 2 साल की रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकाला कि एटीट्यूड अनिवार्यतः बिहेवियर में व्यक्त होगा, ऐसा नहीं है। उसके पहले एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है सोशल साइकोलॉजी में, ऑलपोर्ट, आपने नाम सुना होगा, ALLPORT। क्राउड साइकोलॉजी में उसका बड़ा अच्छा काम है और वैसे भी सोशल साइकोलॉजी में अच्छा काम है। उसने दावा किया था 1920 के दशक में कि इस प्रश्न पर विचार करना ही हास्यास्पद है, इसमें क्या कहने की बात है, व्यक्ति का जैसा एटीट्यूड होगा वैसा बिहेवियर होगा, इसमें क्या कहना है। और ला पियरे ने साबित कर दिया कि यह झूठ बात है, ऐसा नहीं है। और ला पियरे की पूरी बात का सार ये है, कहीं कहीं इसको लेपियर कह देते हैं, कहीं कहीं ला पियरे कहते हैं, LAPIERRE है, तो ला पियरे ज्यादा ठीक नाम है। उसने साबित किया, निष्कर्ष निकाला कि यदि स्थितियां सामान्य हैं तो एटीट्यूड बिहेवियर में व्यक्त होगा, किंतु यदि जरा भी दबाव है, जरा भी लालच है, और एक चीज और हो सकती है, अगर वो बीच में आ गई तो एटीट्यूड बिहेवियर में व्यक्त नहीं होगा। लालच समझ में आता है, सीधी सी बात है। आईएएस का इंटरव्यू चल रहा है, मेंबर से कुछ सवाल पूछा, आपको आईएएस बनना है, नंबर लेने हैं, लालच दिमाग में है, आपका मन कर रहा है कि सच बोल दूं, पर सच बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो उस लालच की वजह से आप क्या बोलेंगे, झूठ बोल देंगे। जैसे पूछेंगे कि हम कैसे मान लें कि आप आईएएस बन के करप्ट नहीं होंगे, अब इसमें बचपन से आज तक नहीं हुआ हूं, मैंने खिलौने भी नहीं चुराए बचपन में, कंचे तक नहीं चुराए, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो कहेंगे वाह, बस इसी बच्चे की तलाश थी, बस कल की अवतार आ जाए हमारे पास। तो आप ऐसा बोल देंगे ताकि उनको इंप्रेस कर सके, और इंप्रेस कर देंगे तो आईएएस बन जाएंगे। लालच है। भय भी हो सकता है, किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपका मन कर रहा है बोल दें। आपके ही किसी अच्छे दोस्त ने, बीएफ ने, जीएफ ने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, आपके मन में आ रहा है कि इससे खराब लग नहीं सकता कोई आंसर। उस विशेष दिन किसी वजह से आपके मन में भाव आया कि इससे खराब कैसे लग सकता है, पर आपको पता है कि यदि आपने ऐसा बोल दिया, उसके बाद अगला 1 सप्ताह आपके हाथ से निकल जाएगा। इतने लतियाए जाएंगे उसके बाद, तो आप सीने पर पत्थर रख के बोलेंगे अरे सुभान अल्लाह, क्या बात है, ईश्वर ने एक ही बनाया है तुमको, कहां तुम्हारी बराबरी कोई कर पाएगा। आपको पता है कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये आत्मरक्षा में किया गया प्रयास मात्र है, सेल्फ डिफेंस में ऐसा करना पड़ता है। यहाँ क्या है, भय है। लालच में झूठ बोला, भय में झूठ बोला, सामान्य बात है। सिचुएशन नंबर 3 सोच के देखिए। सिचुएशन नंबर 3 ये है कि एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, जानी दुश्मन है। इन दोनों के जीवन का एक ही उद्देश्य है, दूसरे को दुनिया से उठाना। एक्स की कसम है कि बस वाई को मार दूं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, और वाई की यही कसम एक्स के बारे में। और एक दिन ढूंढते ढूंढते बाई चांस दोनों जंगल में आमने सामने आ रहे, ठीक, और एक्स और वाई में गुत्थम गुत्था हुई, खूब जम के, चाकू कुल्हाड़ी मुक्का झापड़ सब चला। अंत में वाई जमीन पे औंधा लेटा हुआ है। ये तो वैसे देख के भी लेटा हुआ लग रहा है भाई, तो वैसे भी और लंबा करो लेटा हुआ दिखेगा। अब ये भाई जमीन पे औंधा लेटा हुआ है, निहत्था एकदम, उसके हाथ में कुछ नहीं है, और एक्स के हाथ में कुल्हाड़ी है, ठीक। इसके जीवन का उद्देश्य देखते हुए अगले 1 सेकंड में ऐसी गर्दन अलग हो जानी स्वाभाविक बात है। इतने में वाई के मुंह से एक आवाज निकली कि तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि हमारे खानदान के लोग निहत्थों पर वार नहीं करते, बाकी ठीक है मार लो कोई बात नहीं, ऐसे फैल गया, मार लो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, एक्स के दिमाग में आ गया वैल्यू, मूल्य। एक्स कुल रीत सदा चली आई, मतलब एक्स के कुल की बात हुई ना, तो रघुकुल रीत बोलो, एक्स कुल बोलो, एक ही बात है। रघुकुल रीत सदा चली आई। छोटे बच्चे बोलते हैं कि एक बस स्टॉप पे बस आई, उसमें प्राण बैठ के चला गया, अमिताभ बच्चन वहीं रुक गया, क्यों। फिर दूसरा बच्चा बोलता कैसे कैसे बताओ, फिर पहला बच्चा बोलता प्राण जाई पर बचन ना जाई। तो छोटे बच्चों का बहुत प्रसिद्ध जोक है, मेरे पास एक है, इसलिए मैं जानता हूँ, उसके जोक सुनता रहता हूँ, तो ऐसे जोक बच्चे करते हैं, बड़े खुश होते हैं, प्राण जाई पर बचन ना जाई। और फिर इस भाव से देखते हैं कि इसे ये भी नहीं पता, बताओ कि प्राण चला गया बस में, बच्चन नहीं गया अमिताभ बच्चन, इसीलिए तो कहावत बनी थी रघुकुल में। तो खैर वाई लेटा हुआ है, एक्स के हाथ में कुल्हाड़ी है, पुलिस आसपास नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल की सरकार के सीसीटीवी लगा हुआ हर तरफ, कोई प्रमाण नहीं रहेगा, काटने का सही मौका है, जीवन का यही उद्देश्य था। बस उसने बोल दिया कि तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि हमारे खानदान के निहत्थों पर वार नहीं करते। इसको अपनी माँ याद आ गई, 4 आंसू निकले आंखों से, क्योंकि माँ है नहीं अब तो आंसू निकले। इससे कुल्हाड़ी दूर फेंकी, इसने कहा अरे यार आओ उठो, हाथ देके उठाया, कहा चलो आगे से ध्यान रखना, कोई बात भूल चूक लेने देनी, आगे से ध्यान रखना। अब क्या हुआ, एटीट्यूड है इसको मारने का, व्यवहार होने ही वाला है, सारी स्थिति अनुकूल है, ना भय है ना लालच है, बीच में आ गया मूल्य। और इसका मतलब मूल्य वो तीसरी शक्ति है जो एटीट्यूड और बिहेवियर के लिंक को कमजोर कर सकती है। क्या मैं आपको समझा पाया। तो मूल्य का संबंध मैं समझा रहा था एटीट्यूड से, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एटीट्यूड और बिहेवियर के लिंक को मूल्य बीच में आके कमजोर कर सकता है। तीसरा संबंध इनके बीच में ये बनेगा। अब इस वर्ग में जो अंतिम प्रश्न बनता है वो है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, इन दोनों में क्या संबंध है। ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं। अब आइए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एटीट्यूड को आप जानते हैं क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिभा। बस 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 बस।
इन दोनों में समानताएं तो नहीं के बराबर हैं। समानताएं सिर्फ ये है कि इन दोनों से व्यक्ति के जीवन की सफलताएं लगभग तय हो जाती हैं। तो व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा, ये आमतौर पर उसकी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से तय होता है। सफलताओं की मात्रा या सफलता की संभावना या मात्रा प्रायः इन दोनों से ही तय होती है। ठीक है, देखो एप्टीट्यूड मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस है या कुछ और प्रतिभाएं मिला के प्रतिभाएं हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एटीट्यूड में सकारात्मक नकारात्मक का भाव है, इसका मतलब ये हुआ जिस चीज के प्रति मेरी रुचि है उसके प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड उन चीजों में है जिनमें मेरी रुचि है, एक संबंध बनता है, आसान संबंध बनता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए एक तरफ रखिए बुद्धिमत्ता प्रतिभा, एक तरफ रखिए रुचि, उससे आपको एकदम कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आसान भाषा में। यदि कोई आपसे पूछे कि इनमें अंतर क्या है, तो अंतर एक छोटा सा, बहुत जबरदस्ती अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन मोटा मोटा एक दो अंतर, एक तरफ एटीट्यूड एक तरफ एप्टीट्यूड। पहले तो ये बताइए इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हम सीखते हैं। एटीट्यूड सीखे जाते हैं। हालांकि आज हम ये भी पढ़ेंगे कि रिसर्च कह रही है कि बहुत सीमित मात्रा में एटीट्यूड जन्मजात हो सकते हैं, पर जनरली आपको यही कहना है, कल मैंने हिंट दिया था, विस्तार में समझेंगे। और आपको इस प्रश्न में हमेशा लिखना है आमतौर पर कि एटीट्यूड सीखे जाते हैं। एप्टीट्यूड बड़ी मात्रा में 100% नहीं, काफी हद तक जन्मजात होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रतिभा अभ्यास से विकसित नहीं होती है, लेकिन ये इस पे मनोवैज्ञानिक सहमत है कि एक रेंज है हमारी, उस रेंज के अंदर ही अंदर उछल कूद मचा सकते हैं, उस रेंज के बियॉन्ड नहीं जा सकते, और वो रेंज हर व्यक्ति के बराबर नहीं है, उसमें अंतर है। मैंने कहा ना कि मैं क्रिएटिव होना चाहूँ, मैं कितना भी उछल कूद मचा लूँ, मैं वैसा हो ही नहीं पाऊंगा जो एक सुपर क्रिएटिव व्यक्ति बचपन से दिखा रहा क्रिएटिविटी, उसकी रेंज बहुत वाइड है, वो रेंज मेरे पास नहीं है। यही एप्टीट्यूड में होता है। अब ये बताएं कि एटीट्यूड का प्रभाव हमारे व्यवहार पे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव, ठीक। एप्टीट्यूड का मतलब प्रतिभा, कि वह बहुत ही प्रतिभावान है, गणित तो यूं सीखता है, क्या इसका असर उसके व्यवहार से बनता है? व्यवहार से नहीं बनता है। तो व्यवहार से प्रायः संबंध नहीं है। तो सोशल रिलेशनशिप्स में एटीट्यूड की भूमिका होती है, एप्टीट्यूड की भूमिका नहीं होती है। ये हो सकता है कि एक लेवल के एप्टीट्यूड का व्यक्ति ये चाहता है कि उसी तरह के लोगों से मिलजुल के रहे, उस लेवल पर थोड़ा सा असर पड़ता है। जो मैंने कल कहा था ना कि किसी व्यक्ति की आईक्यू से उसके वोटिंग बिहेवियर का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, और आईक्यू और एप्टीट्यूड कुछ हद तक एक ही बात मान के चलिए, आगे चल के विस्तार में समझेंगे, तो वहां थोड़ा सा अंतर आएगा। मतलब आपका आईक्यू कितना है उससे आपके सामाजिक व्यवहार में अंतर आ जाएगा। इसे मैंने प्रायः लगाया है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ जाएगा, बहुत मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए संबंध क्या बनता है, और इसके संबंध को समझने के लिए 4 कॉम्बिनेशन दिमाग में रखते हैं, क्या संबंध बनेगा। तो एटीट्यूड को दिमाग में रख लीजिए रुचि के सेंस में, क्योंकि एटीट्यूड में रुचि शामिल है। 4 स्थितियां हो सकती हैं, ये हो गया एटीट्यूड, ये हुआ एप्टीट्यूड। इतना सुन के एटी एप्टी एटी एप्टी दिमाग बैठ तो नहीं गया है, साथ साथ चल रहा है ना। चलो लास्ट है, बस इससे बात नहीं आएगा, हिंदी में कर लेते हैं। अभिवृत्ति, अभिरुचि, लो इसमें भी अभी अभी हो गए 2 बार। चलो आतंकी भाषा के बजाय चुपचाप लिखो प्रतिभा। परीक्षा में वही लिख के आना जो प्रश्न पत्र में लिखा हो, यहां समझने के लिए। और अभिवृत्ति में एक पक्ष निहित है रुचि वाला, तो मैं यहाँ पर रुचि भी लिख देता हूँ। कल कोई आपसे यही पूछ ले कि भाई रुचि और प्रतिभा में संबंध बताओ, तो ये मत लिखना कि दोनों अच्छी सहेलियां हैं, वहां ये वाला संबंध बता के आना है, ठीक है। इस तरह से बता के आना है। चलिए 4 स्थितियां हो सकती हैं। मैंने कहा कोई भी 2 चीजें 4 स्थितियां हो सकती हैं, ये भी है वो भी है, ये नहीं है वो है, वो नहीं है ये है, ना ये है ना वो है, बस। इसको दर्शन में बोलते हैं बुद्धि की 4 कोटियां होती हैं, अस्ति नास्ति उभय अनुभय। है नहीं है और नहीं है, न तो है और न ही नहीं है, इस तरह से। क्योंकि हमारा दिमाग 5वें तरीके से सोच ही नहीं सकता, ये हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है। इसलिए दर्शन में हमेशा कहते हैं कि बुद्धि के 4 ही ट्रैक्स हैं, और इन चारों ट्रैक से परे जब हो जाते हैं तब ईश्वर का एहसास होता है। जो नागार्जुन ने कहा चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, 4 कोटि से मुक्त हो जाना है, तब समझ में आएगा कि अध्यात्म क्या है। ये सब पढ़ेंगे दर्शन में, तब कमंडल लेके आना क्लास के अंदर, एक एक चिमटा के कमंडल सब लेके आएंगे और बीच में बजाएंगे। यहाँ पर है क्या, खड़ा भी रहना, ठीक है, खड़ा भी रहना, एक मैं यहाँ भी रखूंगा खड़ा हूं, तो बीच बीच में अस्त्र के रूप में काम आता रहेगा। चलो देखो, देखिए एक स्थिति हो सकती है कि एटीट्यूड तो है और एप्टीट्यूड नहीं है। स्थिति क्रमांक 2 हो सकती है कि एटीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड है। स्थिति क्रमांक 3 हो सकती है एटीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड भी है। स्थिति क्रमांक 4 हो सकती है ना एटीट्यूड है ना एप्टीट्यूड है, 4 ही बन सकती हैं। इन 4 स्थितियों में रिजल्ट्स क्या निकलेंगे हमें ये देखना है। तो अच्छा, एप्टीट्यूड क्योंकि हमेशा किसी क्षेत्र के बारे में होता है, तो कोई क्षेत्र ध्यान रख के बात कर लेंगे कि उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम करेगा तो क्या होगा। तो आपको एग्जांपल्स में संगीत भी हो सकता है, क्रिकेट भी हो सकता है, कोई और लेना चाहे पढ़ाई तो वो भी हो सकता है। पढ़ाई छोड़ो ना, क्या करोगे पढ़ाई कर, क्रिकेट ट्राई कर लेते हैं। क्रिकेट ठीक है, चलो क्रिकेट ट्राई कर लेते हैं।
क्रिकेट में सचिन एग्जाम्पल अच्छा बन जाता है, विराट भी बन जाता है, उसको ले लेंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति है, उसकी रुचि है क्रिकेट खेलने में, पर एप्टीट्यूड नहीं है, प्रतिभा नहीं है। क्रिकेट कोई मजाक थोड़ा होता खेलना। आजकल तो स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट चलते हैं बच्चों के, दिल्ली में और बड़े शहरों में आजकल पेरेंट्स भी आजकल अजीब टाइप के पेरेंट्स हैं, बच्चों को रोबोट बना देते हैं। 3 साल का बच्चा टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है सर, उस टेस्ट से पता लगाते हैं कौन सा खेल खेल सकता है अच्छा, सच में पता लगाते हैं। और ये दुनिया भर में चल रहा है आजकल स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट। कैसे पता लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को चेस खेलना है, किसी को क्रिकेट खेलना है और किसी को कंचे खेलने हैं, तो अलग अलग फील्ड है तीनों की। चेस खेलने वाले का कॉग्निशन बहुत स्पीड से होना चाहिए, लॉजिकल अरिथमेटिकल एबिलिटी बहुत क्विक और सटीक होनी चाहिए। जो 1 सेकंड में दिमाग से कई कैलकुलेशंस कर सकता है, वो चेस बढ़िया खेलेगा, चाहे उसका हाथ पैर चलता ही ना हो, खेलेगा। क्रिकेट खेलना है, अगर बैट्समैन बनना है तो बड़ी खतरनाक क्षमताएं चाहिए, मजाक नहीं होता है कि आपको बैट पकड़ना है तो पहले तो हाथ मजबूत होना चाहिए, पता लगा वो नहीं उठ रहा, बैट ठीक से पकड़ना है, फिर सामने से साक्षात यमराज बहुत दूर से भागते हुए आ रहे हैं हथियार लेके, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हथियार फेंकेंगे आपकी तरफ, और सिर्फ 22 गज की पिच है, आपके तक आने में उसको सेकंड एक भी नहीं लगने वाला है। जो बहुत तेज गति से आ रहे ऑब्जेक्ट को ठीक से टटोल ले कि कहाँ टप्पा पड़ेगा, कहाँ घूमेगी, कितना घूमेगी, पूरे मैदान में कौन कहाँ खड़ा हुआ है, और मैं अपने बैट को कौन से कोण पर टच करूंगा कि इससे ऐसा कोण बनेगा कि उन प्लेयर्स के बीच में से बॉल निकल जाएगी या ऊपर से निकल जाएगी। ये है ट्रिगोनोमेट्री से लेकर ज्योमेट्री तक ठीक से, बेशक ज्योमेट्री के सिद्धांत ना बताऊं, ज्योमेट्री की समझ होनी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री की समझ होनी चाहिए, बेशक उसको साइन थीटा कॉस थीटा सब ना आता हो, पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बॉल स्पिन कैसे होती है, स्विंग कैसे होती है, फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, ये लॉ नहीं पढ़ा, वो लॉ नहीं पढ़ा, भाड़ में जाए, स्विंग कैसे होती है ये समझ में आना चाहिए, और स्विंग होने पर कैसे बैट्समैन को काम करना ये समझ में आना चाहिए। और मोटर स्किल्स का मतलब है कि आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं बहुत कम समय में बहुत सटीक तरीके से वो कर सके जो ब्रेन कह रहा है आपसे। इतनी सारी क्षमताएं ठीक काम करती है ना, तब आदमी बनता है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। और ये सब चीजें अभ्यास से नहीं आती है, ये प्रतिभा होती है जन्मजात। हाँ, जन्मजात प्रतिभा वाले विराट कोहली बहुत घूम रहे होंगे, कुछ खोमचा लगा रहे होंगे, कुछ रिक्शा चला रहे होंगे, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिली। ट्रेनिंग सबको मिल जाती तो कई विराट कोहली घूम रहे होते इस समय, उतना ही अच्छा खेल रहे होते। क्षमता थी, हमेशा ध्यान रखना है। एप्टीट्यूड का मतलब क्षमताओं का वो समूह या वो क्षमता जिसे यदि प्रशिक्षण मिले तो व्यक्ति शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। प्रशिक्षण चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो कल्पना कीजिए कैसा खिलाड़ी है, उसकी रुचि बहुत है, जब से पैदा हुआ क्रिकेट खेलना चाह रहा है। 2 साल का था, पहली बार बैट अपनी माँ को मार दिया था कि माँ बॉल नहीं है तो तुम ही बॉल बन जाओ मेरी, और उसके बाद से उसका एक ही सपना है, उससे क्या बनोगे, तो क्रिकेटर बनूंगा, बचपन से इसी मूड में रहता है। प्रतिभा धैर्य भर की नहीं क्रिकेट वाली, क्योंकि बॉल आती है देखता रहता, आगे एकदम चलेगी मुंह पे, फिर रोने लगा जैसे कि बॉल धीरे फेंक करो, फिर उसको धीरे फेंक के बोल ले बेटा, गोलू बोल ले, फिर वैसे टक ऐसे मार देता है, उसी में खुश रहता है कि मैं शानदार खेल रहा हूँ। माँ बाप झूठ बोलते रहते कितना अच्छा खेलता है, वाह क्या कैच दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चा उसी में मस्त है। तो ये महान क्रिकेटर बनेगा, महान बोझ बनेगा। ये अगर क्रिकेट खेलता रहा तो महान बोझ बनेगा और कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि एप्टीट्यूड है नहीं इसके पास, क्या करे। आपको बुरा लग रहा होगा कि जन्मजात क्यों होता है, ये बराबर क्यों नहीं बटा हुआ, समाजवादी वितरण क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि ईश्वर के दरबार में साम्यवाद नहीं है। ईश्वर अपनी प्रकृति में पूंजीवादी है, उसने सारी क्षमताएं बराबर नहीं बांटी है, उसने भेदभाव किए हैं। उन भेदभावों को गिवन डिस्क्रिमिनेशंस मान के में जीना पड़ता है। हम यहां उनको कम करने का प्रयास कर सकते हैं, पर आप आर्थिक कम कर दोगे, सामाजिक कम कर दोगे, प्राकृतिक कैसे कम कर लोगे। आप ये कर सकते हो कि यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी अंग में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, आपने ऐसे तकनीक से ऐसा सिस्टम बनाया कि उसको वो दिक्कत कम हो गई, खत्म हो गई, ये कर सकते हो। तो तकनीक से आप इंद्रियों वाली समस्या खत्म कर सकते हो। किसी का काम नहीं कर रहा, 70 साल का आदमी कान में मशीन लगा दी, सुन रहा है आराम से, सब कर सकते हैं। लेकिन जो मूल अंतर है, प्रतिभाओं के अंतर है, वो कैसे मैनेज कर लेंगे, आसान नहीं है। मतलब कि हम तो 100 साल बाद कुछ ऐसा चिप लगाई और हो गया कंप्यूटर जैसा आदमी, अभी तो नहीं। साइबोर्ग शब्द सुना है, साइबोर्ग, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म है साइबोर्ग। ऐसी कल्पना है कि आज से 100-200 साल के अंदर यह स्थिति आ जाएगी कि मनुष्य पैदा हुआ, होता ना कि बच्चे के टीके जरूर लगवाने, 6 टीके लगवाने हैं, चेचक का, खसरा, ये वो सब। फिर क्या होगा, बच्चे में 6 महीने के बच्चे में 6 चिप जरूर लगवा लेना है। एक चिप लगवाई साइंस की, एक चिप लगवाई मैथ्स की, जैसे मैथ्स की चिप लगाई बच्चा हो गया, न्यूटन की तरह बात कर रहा है। 6 महीने का बच्चा है और थ्योरम वगैरह की बात कर रहा है। उसके बाद बस वो चिप लगा दी और चिप उसके जो न्यूरॉन सिस्टम है ब्रेन है उससे कनेक्ट हो गई है। जब ऐसा हो जाएगा तब बोलेंगे साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। जो चिप तो प्रयोग होनी शुरू हुई है, लेकिन जो उसका आइडियल है ना वो भी नहीं हुआ है, अभी तो एक्सपेरिमेंटल फेज में है। साइबोर्ग का मतलब ये होगा कि सब मनुष्य चिप्स लगाए हुए हैं और उसके बाद कोई, और इतना नहीं खाना वाना है, खाना कोई नहीं खाएगा, ये 2-3 चिप लगी हुई है, सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अमेरिका ने कुछ प्रयोग किए अपने सैनिकों के साथ अभी हाल ही में। आपकी बॉडी से, ब्लड से पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना क्या चाहिए, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट। और कुछ कैप्सूल्स आपकी बॉडी से अटैच्ड हैं, वो चिप अपने आप कैप्सूल्स में से उतनी मात्रा में चीजें निकाल लेगी। आपके खून में उतना प्रोटीन चला गया, उतना कार्बोहाइड्रेट चला गया, ये मुंह चलाने वाला काम ही खत्म। क्यों जुगाली करेंगे भाई, जब सीधे सीधे कैप्सूल के साथ हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है।
आखिरी 100 साल है, खा लो जो खाना है, फिर तो कैप्सूल से सीधा चिप खींचेगी उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति भगवान करे हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब भी आएगी तब के लोग कैसे होंगे आप सोच के देखिए। तो ये हो गया साइबॉर्ग। चलिए, पहली स्थिति अभिवृत्ति है, अभिरुचि नहीं है, तो ये बन गया बोझ। ठीक है। दूसरी स्थिति है कि उस व्यक्ति की अभिवृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, लेकिन प्रतिभा है। ऐसे लोग हो सकते हैं ना भाई। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो खेलना चाहते तो शानदार खेलते हैं, या संगीत में अगर जाते कमाल कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। मतलब मैं सिविल सर्वेंट्स में तो जानता हूँ जो म्यूजिक में या खेल में इतने पारंगत हैं कि वो सिविल सर्वेंट बन गए बाई चांस, उनमें एप्टीट्यूड था, मेहनत की, बन गए, पर उनकी रुचि लगातार वहां रहती थी। अब इसका उल्टा एग्जामिन कीजिए कि एक व्यक्ति सिविल सर्वेंट बना, IAS बना, पर वो बहुत शानदार म्यूजिशियन भी था। उसे कोई इंस्ट्रूमेंट देंगे, 5 मिनट लगाएगा, संगीत निकालना शुरू कर देगा, मौलिक संगीत। और आप कहने कि अरे भाई संगीत में ही आगे बढ़ो, क्यों ये सब कर रहे हो? पर वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की मिट्टी से आया है, उसको बचपन से पता जीवन का एक ही उद्देश्य है, IAS बनना। कह रहा है मैं ये बाजा बजा के भीख मांगूंगा रेलगाड़ी के अंदर कि दे दे दाता के नाम दे दे, ये करूंगा मैं, हम IAS बनेंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। प्रतिभा है संगीतकार बनने की, पर इंटरेस्ट नहीं है उसका। तो ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की प्रतिभा तो है पर इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो ऐसा काम करे तो सफल होगा, विफल होगा, कम सफल होगा, ज्यादा सफल होगा, क्या करेगा? सफल हो जाएगा, लेकिन बहुत झंडे गाड़ देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका प्रतिभा है, मन नहीं करता उसका बहुत ज्यादा। और जिस व्यक्ति की प्रतिभा है पर मन बहुत ज्यादा नहीं करता वो काम करने में, वो बहुत झंडे नहीं गाड़ पाएगा, ठीक ठाक सफल हो जाएगा, ठीक ठीक सफल ऐसा व्यक्ति होगा। ठीक। तीसरा व्यक्ति सबसे बढ़िया है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए अपना अपना टटोल लेना चाहिए आदमी को। प्रतिभा उसकी एक क्षेत्र में थी, रुचि भी उसी क्षेत्र में थी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा और रुचि के क्षेत्र के इक्विलिब्रियम पे खड़ा है, रुचि उसी में है जिस मामले में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के नहीं, कूट कूट के ठीक से भरी हुई है। ठीक। ये क्या गाड़ देगा? झंडे गाड़ देगा। तो लिखो झंडे गाड़ेगा, झंडे गाड़ देगा। ठीक। और चौथा, भाई साहब क्या करते हो? जी मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, पढ़ाने का मन करता है? नहीं। पढ़ाना आता है? एकदम नहीं। ना आता है ना मन करता है। तो ये हो जाएगा देश पर महाबोझ। इसकी वजह से देश का महाभोज होगा, पर ये देश पर महाबोझ होगा। अंतर समझ रहे ना? महाभोज का मतलब किसी की मौत पर होने वाला भोज। तो इसकी वजह से देश का होगा महाभोज, और ये देश पर खुद का होगा महाबोझ होगा। सारा लिंक कनेक्शन समझ में आ गया आप लोग को? तार से तार जुड़ गए सारे के सारे। चलो बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है अभिवृत्तियां कैसे बनती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। चलिए देखिए, इसके लिए आपको नोट्स क्लास के बाद मिल जाएंगे, वो भी देख लीजिएगा। अभी थोड़ा समझ लेते हैं अभिवृत्तियां कैसे बनती है। कोई आपसे पूछे तो आप कहिए कि इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी किसी व्यक्ति के मन में किस तरह की अभिवृत्तियां होंगी, इसके फैक्टर्स कुल मिलाकर 3 हो सकते हैं। इनमें से सामाजिक कारकों की भूमिका लगभग 90% मान लीजिए। सामाजिक कारक, परसेंटेज लिख के मत आना, ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं। इनका महत्व कम से कम 90% के आसपास है, इतने महत्वपूर्ण है। दूसरा जिस पर आजकल डिबेट चल रही है, आप हेडिंग बनाएं जैविक ओब्लिक करके आनुवांशिक कारक। और तीसरा आप कह सकते हैं व्यक्तिगत कारक या व्यक्तित्व संबंधी कारक। तीन तरह के पक्ष हो सकते हैं। अब बेसिक सी बात यह है कि सब कुछ तो सोशल ही है, और सोशल कारक का सार कुल मिला के एक शब्द में क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया। लेकिन यहां हम उस शब्द को यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक कंटेक्स्ट के तौर पर ध्यान रखें कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया मूल्य बना रही थी, प्रतिमान बना रही थी, वही प्रक्रिया एटीट्यूड्स भी बनाती है। ठीक है, एक ही प्रक्रिया है सोशलाइजेशन, उस प्रक्रिया से कई रिजल्ट निकलते हैं, उनमें से एक रिजल्ट एटीट्यूड है, एक वैल्यू है, एक नॉर्म है, सब रिजल्ट उसी के हैं। पर सोशल साइकोलॉजी में हम सोशलाइजेशन शब्द का प्रयोग आमतौर पर नहीं करते, क्योंकि वो सोशियोलॉजी का शब्द है। यहां कुछ और शब्दों से वही बात कहने का प्रयास करते हैं। तो इसको तो हम समझेंगे बहुत विस्तार में, क्योंकि ये तो मेन तो यही है। पहले जो 2 गौण बातें उनको समझ के निपटाते हैं, फिर उस पर आते हैं। परीक्षा में जब लिखना होगा तो बेहतर है कि आप इस क्रम में लिखें, सामाजिक, फिर ये। और इस पर बहुत कम, लेकिन मैं एक अनुमान कर रहा हूं कि कभी ऐसा हो सकता है कि इससे पूरा प्रश्न आ जाए, तो आप विस्तार में लिखेंगे। इसलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मसला है। पहली बात यह है कि 1980-82 से पहले या 1982 तक लगभग ऐसा मानते थे कि अभिवृत्तियों के निर्माण में जैविक या आनुवांशिक कारकों की भूमिका शून्य होती है। तो 1980 तक 0 कंट्रीब्यूशन इन कारकों का माना जाता था, और एक धारणा थी कि एटीट्यूड्स पूरी तरह से हमारे सोशलाइजेशन पर टिके हुए हैं, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हम बायोलॉजिकली कैसे हैं। धीरे धीरे चेंज होने लगा, और चेंज होने के बाद कुछ लोगों ने रिसर्च करके पाया कि नहीं, इसके पीछे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जेनेटिक ही जरूरी नहीं है, हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी एक अलग से वर्ग बनाकर समझ सकते हैं। अगर कोई पूछे बायोलॉजिकल और जेनेटिक में क्या संबंध है, तो बड़ा गोला बायोलॉजिकल है, उसके अंदर एक गोला क्या हो जाएगा, जेनेटिक हो जाएगा। हर जेनेटिक कारक बायोलॉजिकल है, किंतु हर बायोलॉजिकल मसला जेनेटिक नहीं है। ठीक है, मतलब जो हम एक्वायर कर लेते हैं, जैसे इसको डेंगू हो गया, आप कहेंगे जेनेटिक डेंगू हो गया, इसको नहीं, जेनेटिक बायोलॉजिकल मसला है पर जेनेटिक नहीं है। और कैंसर अगर किसी को हुआ है तो इसकी संभावना ज्यादा है कि जेनेटिक कुछ मसला रहा हो, या अगर किसी को आर्थराइटिस हुआ है तो ज्यादा संभावना है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज्यादा संभावना है कि कोई जेनेटिक एलिमेंट इसके पीछे रहा होगा। ठीक, जहां तक बायोलॉजिकल की बात है तो हम कह सकते हैं कि कुछ बहुत बेसिक चीजें, जैसे व्यक्ति की एज के अनुसार हो सकता है कि उसके एटीट्यूड्स में चेंज आ जाए, चेंज भी आएगा, बनेंगे भी एज के अनुसार। किसी छोटे बच्चे के एटीट्यूड्स में और किसी बूढ़े के एटीट्यूड्स में अंतर होगा या नहीं होगा, होगा। भाई इंटरेस्ट में अंतर है तो एटीट्यूड में भी अंतर है। जैसे मान लीजिए 60 साल का आदमी और 5 साल का उसका पोता, दो लोग एक साथ एक बिल्डिंग में घुसे, कहीं जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे जाना है और ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट दिख गई है। बच्चे का मन करेगा कि मैं सीढ़ी पे कूद कूद के जाऊं, उछल उछल के, एक के बाद तीसरी पे कूदूं, फिर 5वीं पे कूदूं, फिर 7वीं पे कूदूं। और 60 साल के दादाजी बोलेंगे बेटा मैं तो लिफ्ट में जाऊंगा, उसे सीढ़ी देखते ही तनाव हो जाएगा, और बच्चे को लिफ्ट देखते तनाव हो जाएगा कि बंद कर देंगे, इसके अंदर मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि दोनों की उम्र का अंतर है, रसायनों का अंतर है, फिजिकल फिटनेस के लेवल्स का अंतर है। और इसका मतलब ये हुआ कि एज एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो हमारे एटीट्यूड्स को चेंज कर दे। कुछ कठोर चीज देख ली है, बच्चे का मन करे मैं खाऊंगा, दादाजी परेशान है कि दांत जो 2-4 बचे हैं उन्हें बचा लूं या खतरे में डालूं उनको, तो वो कहेंगे नहीं खराब चीज है, बच्चा बोलेगा अरे इसी में तो सार है और क्या है। तो एज एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, एक हेल्थ इश्यूज भी फैक्टर हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हमारे लिए फैक्टर हो सकता है। जैसे एक चीज है ब्लड प्रेशर, बीपी, कुछ लोगों का बहुत ऊंचा रहता है, कुछ का बहुत नीचा रहता है, कुछ का नॉर्मल भी रहता है। अगर किसी का बीपी नॉर्मली हाई रहता होगा तो उसके एटीट्यूड्स में नकारात्मकता हावी रहती होगी या सकारात्मकता हावी रहती होगी, नकारात्मकता। वो उसके बस में नहीं है बेचारे के, उसका बीपी हाई है हर समय। और जिसका बीपी लगातार हाई है वो लगभग हर क्षण तनाव में है, चिड़चिड़ा है, परेशान है। और क्योंकि वो चिड़चिड़ा है इसलिए कोई भी नई चीज देखते ही वो खुश नहीं होता, मनहूस बना रहता है, नाराज रहता है। अब किसी का बीपी बहुत लो है, उसे कोई भी एक्टिव काम बोलेंगे नहीं करना चाहेगा। अब चलो सैर करके, छोड़ो यार क्या सैर करोगे, चल दौड़ के, दौड़ के, ठीक है, आलसी पड़े कुएं में यही चैन है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। एकदम पड़े रहो, एकदम लाश की तरह पड़े रहो, शांत बिस्तर पे मिसले लोथ, यानी लाश की तरह पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। मस्त रहो, एकदम शांत रहो, हिलाओ मत, ऐसा। क्योंकि सुस्त आदमी है, उसका मन करता है कोई उसको हिलाएगा भी तो करता है अरे यार बिना बात के तो मैं थोड़ा सा मुझे ना मूवमेंट करवा दी और उससे मेरी जो स्थिर अवस्था थी उसमें थोड़ा सा विचलन आ गया। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बीपी जिसका हाई है उसमें नकारात्मकता ज्यादा होगी, ठीक है, और जिसका बीपी लो है उसमें निष्क्रियता ज्यादा होगी, ठीक है, और जिसका बीपी नॉर्मल है उसमें ज्यादा संभावना है कि वो चीजों को लेकर सहज रहेगा। ये एक फैक्टर है बीपी। और फैक्टर्स भी हैं, शुगर भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, 50 फैक्टर्स हैं हेल्थ के। तो लेकिन हेल्थ का जो फैक्टर सबसे नॉर्मल लाइफ में हमें दिखता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, वो ब्लड प्रेशर है। ठीक, चलो, एक हुआ एज, एक हुए हेल्थ इश्यूज हुए। तीसरा एक बहुत रोचक है, वो है सेक्स या जेंडर। इस पर खूब डिबेट है। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएं। जब बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा है एक बेटी है मान लीजिए, उन दोनों के एटीट्यूड्स, उन दोनों की रुचियां प्रायः एकदम समान होंगी या उनमें अंतर होने का स्कोप है, संभावना है? संभावना है। अच्छा ये बताओ, लड़कियां शायद ज्यादा अच्छा बताएंगे कि जो पिंक कलर होता है ना, ऐसा कहते हैं कि वो लड़कियों को बहुत पसंद आता है। क्या सच में आता है? क्या आता है? कितनी लड़कियों का मानना है कि पिंक कलर अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 7-8 है। और कितने लड़कों को ऐसा लगता है कि पिंक कलर ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं। पूरी क्लास में अगर मैं देखूं तो अगर 500 में से मान लें कि 470 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, 460-40 मान लीजिए, इन 460 में मुझे 1 या 2 पिंक शर्ट वाले लड़के दिख रहे हैं, सिर्फ 1 या 2। आप लोग मत ढूंढिए, मतलब मैं सबको देख पा रहा हूं, आप ढूंढेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। लेकिन 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 लड़कियां अगर केवल 40 हैं तो उनमें से आप कम से कम 7-8 ठोस रंग में देख सकते हैं। इससे 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं, जरूरी नहीं कि निष्कर्ष निकले। एक तो ये निकल सकता है कि लड़कियों को पिंक कलर अगर पसंद है, अगर मानने ऐसा है, जैसे यहाँ के अनुपात से तो ऐसा लग रहा है, और अगर आप खिलौनों की दुनिया में देखेंगे तो वहां भी अनुपात देख के ऐसा लगेगा। फैक्टर 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि लड़कियों को जन्म से ही ऐसे रसायन हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो किसी खास रंग या किसी खास खिलौने या किसी खास व्यवहार की ओर प्रेरित करते हैं। एक तो ये हो सकता है। और बायोलॉजिकली डिफरेंट तो है ही, सीधी सी बात है। बायोलॉजिकली डिफरेंट होने का मतलब कुछ रसायनों की मात्रा कम या ज्यादा तो है ही।
एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इन सब की मात्राएं तो अलग अलग है। पुरुष में एंड्रोजन ज्यादा काम करता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन से हार्मोन ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। हो सकता है हार्मोन से हो रहा हो। फेमिनिस्ट लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि ये सारा इसलिए है क्योंकि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों की तरह रहो, इसलिए तुम्हें पिंक पसंद आना चाहिए। और धीरे धीरे वैसे ही पसंद आने लगता है जैसे आपको आईएएस बनना अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स ने सिखाया, समाज ने सिखाया, एक समय के बाद आप भूल गए कि आईएएस बनने की इच्छा आपकी है या समाज की थी। लड़कियां भूल गई कि पिंक उनको अच्छा लगता है या उनको अच्छा लगवा दिया गया है, पता नहीं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं थोड़ा सा और पीछे जाके देखो अतीत में, और बात समझ में आएगी। एक लंबे समय तक यदि एक व्यक्ति या उसकी पीढ़ियां एक जैसा व्यवहार करें तो धीरे धीरे वो इनहेरिटेंस में आ जाता है, जेनेटिक हो जाता है। बात पिंक की नहीं है, बात जनरल बिहेवियर की है। अगर लड़कियों का बिहेवियर लड़कों के बिहेवियर से स्लाइटली या मेजरली डिफरेंट दिखता है, उसके डिफरेंट होने की वजह प्राकृतिक नहीं है, लंबे समय तक की सामाजिक प्रक्रियाओं का दोहराया जाना है। और वो इतनी बार दोहराया गया है कि अब वो धीरे धीरे जेनेटिक पार्ट बन गया है, हार्मोन का सिक्रीशन भी वैसा होने लग गया है, क्योंकि इस पे सहमति है कि लंबे समय तक सोशल बिहेवियर होने से वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में आ सकता है। ये तो कोई भी मानता है मेडिकल साइंस में। तो ये डिबेट है, फेमिनिस्ट लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत बेसिक है। पर एक सामान्य समझ कुछ लोगों की है कि पुरुष और महिला में केवल सेक्सुअल अंतर से, एक तो परवरिश के अंतर बहुत बड़े होते हैं। परवरिश में सिमोन द बोवन ने एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स में, कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ए वुमन इज नॉट बॉर्न, शी इज मेड सो। और इस वाक्य का सही सेंस तब निकलती है जब अगला वाक्य और जोड़ दें, पुरुष भी पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। इवन ए मैन इज नॉट बॉर्न, ही इज मेड सो। क्योंकि छोटे बच्चे प्राय एक जैसे होते हैं, उनमें बहुत अंतर नहीं होता है। धीरे धीरे समझा समझा के, लड़का रोया है, लड़की है तो छी, रोता है, फिर सब कह रहे छी 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 छी, इतना छी करते हैं कि सोचो मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, रोया तो हूं, ऐसा मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद उसका रोना बंद। जब रोने का मन कर, सब कुछ चुप हो जाता एकदम, कोने में जाकर थोड़ा आंसू बहाए, आंख पूछ के आता आराम से। रो रहे थे, नहीं प्याज काटा था, रो रहे थे। उसको बचपन से रोना ही बंद करवा देते बेचारे का, भूत बना देते बच्चे, लड़के का रो भी नहीं सकता है। और लड़की को रोना नहीं आ रहा, ये देखो ये रो ही नहीं रही है, शादी हो रही है, खुश होकर जा रही है, देखो कैसे। थोड़ा रो भाई, ठीक से रो। वो ना रोए तो दिक्कत, ये रोए तो दिक्कत। हाँ 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 हाँ। तो होता क्या है, रुको रुको ना, अरे कोई बात तो नहीं दो। होता क्या है, इस तरह के सैकड़ों व्यवहार हैं। ये ऐसा करे तो दिक्कत, वो वैसा करे तो दिक्कत, लड़का घर से बाहर जाके न खेले तो दिक्कत, लड़की घर से बाहर जाना चाहे तो दिक्कत। और धीरे 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 ये चीजें सोशल बिहेवियर में नेचुरल या नॉर्मल हो जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कहना कि पुरुष और महिला होने मात्र से एटीट्यूड्स में अंतर आता है, ये एक बदतमीज किस्म का कथन है। और कुछ मानते हैं कि नेचर है, नेचर से हम झगड़ा नहीं कर सकते। लड़के और लड़की के व्यवहार में परवरिश का एलिमेंट कैंसिल कर दें तो भी एटीट्यूड्स में अंतर होता है, ये कुछ लोग मानते हैं। अच्छा, इस पे सारा खेल क्या है? सिमोन द बोवर जैसे फेमिनिस्ट लोगों ने क्या कहा कि बच्चे एक जैसे होते हैं, परवरिश की प्रक्रिया में सारे अंतर उनके भीतर भरे जाते हैं। लड़का लड़की एक जैसे पैदा हुए थे, उनकी नेचर में अंतर नहीं था, लेकिन लड़की को कह कह के औरत बनाते हैं, लड़के को कह कह के पुरुष बना देते हैं। ये सोशलाइजेशन का अंतर है। तो एक प्रयोग हुआ इंग्लैंड में और कुछ और देशों में जिसको बोलते हैं नॉन सेक्सिस्ट रियरिंग। आप ये शब्द चाहें तो कहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा। रियरिंग का मतलब पालन पोषण, नॉन सेक्सिस्ट का मतलब ऐसा पालन पोषण जिसमें लड़के और लड़की को इस बात का एहसास बिल्कुल ना दिलाया जाए कि वो लड़का या लड़की है। इस भाव से पालन पोषण हो कि वो दो इंसान हैं, ये बात मैटर ही नहीं करती कि कौन लड़का है कौन लड़की है। इस तरह की परवरिश करने का प्रयास करें। नॉन सेक्सिस्ट, SEXIST, रियरिंग, ये एस थोड़ा अजीब सा बन गया, इसको ऐसा बना लीजिए, ठीक है, REARING, नॉन सेक्सिस्ट रियरिंग। तो प्रयोग किया गया। प्रयोग यह था कि एक हॉस्टल बनाया जिसमें कई लड़के कई लड़कियां रहेंगे, उनको अपने घर से दूर कर दिया गया और कोशिश की गई 8-10 साल तक उनको रख के कि ऐसा एक भी वाक्य नहीं बोला जाएगा टीचर्स की तरफ से और जो सीनियर्स हैं जिसमें कोई सेक्सुअल डिफरेंस का एलिमेंट आता हो। कोई रो रहा है तो ये नहीं किया तुम लड़की हो के लड़का हो के क्यों रो रहे हो, सब बकवास नहीं करेंगे। ड्रेस है तो ड्रेस के ऑप्शंस रख देंगे सबके पास, स्कर्ट से लेकर जीन्स तक सब है, कोई कुछ भी पहने। कोई लड़का जो स्कर्ट अच्छी लगी पहने, स्कर्ट क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें? लड़की जीन्स पहने स्मार्ट हो जाती है, लड़का स्कर्ट पहने बुरा हो जाता है, ये क्या बात हुई? अजीब बात है ना, हम उसके हैबिचुअल है। तो अब उसमें क्या था कि बच्चों के ड्रेस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होगा कि आपने इनमें से क्या पहनना पसंद किया, कुछ भी पहनो, क्या दिक्कत है, इस तरह से रखेंगे। वो प्रयोग सफल हो नहीं पाया। 7-8 साल होते होते उन बच्चों में वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए, जैसे बोलते हैं कि लड़कियां लड़कियों जैसी होने लग गई, लड़के लड़कों जैसे होने। मैं आवाज की बात नहीं कर रहा, बायोलॉजिकल बात नहीं कर रहा, मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। बिहेवियर चेंज होने लग गया। अच्छा, हमारे समाज में तो इतना भद्दापन है, 4-4, 5-5 साल की बच्चियों को एहसास होता है कि हम लड़की हैं और उस उम्र के लड़कों को एहसास है कि वो लड़के हैं। और ये एहसास इतनी सी उम्र में कैसे आता समझ नहीं आता है, पर वो आ जाता है। वो एक डोरेमोन होरेमोन देख के आता होगा, शिनचैन देख के आता होगा, कहाँ से तो प्रभाव आते हैं आजकल।
आप अपने घर के आसपास देख लीजिए, 5 साल की बेटी और 5 साल का बेटा, दोनों के सेल्फी खींचते, मुंह देखिए दोनों का, सेल्फी खिंचवाने की अदाएं देखिए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ट्रेनिंग ठीक ठाक हो चुकी है। लड़का भोंदू का भोंदू रहता है, कितनी सेल्फी खींच लो उसका मुंह कद्दू जैसा ही आता है एकदम, उसे पता नहीं कौन सा कोण करना है, आंख के अंडे कहाँ ले जाने हैं, मुंह कैसे सुअर जैसा फुलाना है, वो उसको पता ही नहीं है कैसे कैसे पाउच बनाया जाता है, उसे आइडिया नहीं। और 5-5 साल की बच्ची, मैं अपने घर की बात करूँ, छोटी बच्ची की बात करूँ, 4 साल की बच्ची एक है, ऐसी सेल्फी खिंचवाती है मुंह बना के अजीब सा। मैंने उससे पूछा कैसे मुंह बनाती हो, कहाँ सीख के आई हो? तो उसे भाव है कि ये तो कॉमन सेंस है, आपको इतना भी नहीं पता है, स्कूल जाते हो, स्कूल में सिखाते हुए फ्रेंड्स, बड़े स्मार्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, बढ़िया है तुम्हारा मुंह, तो बड़ा स्मार्ट है। तो अच्छा, वो मुंह अल्टीमेटली बनता वैसा ही है जैसे मैंने आपको एक नाम बताया अभी लेकिन ये विश्वास रहता है कि मुंह बड़ा सुंदर बन गया है। और मैंने देखा कुछ लड़के भी पाउडर बना रहे हैं आजकल, वो और भद्दे लगते हैं उसके बाद देख के, लेकिन ठीक है, अपना अपना सौंदर्य बोध है, जिसको जैसा मुंह अच्छा लगे बनाए। लेकिन मेरे लिए चिंता का मसला ये नहीं किसका मुंह कैसा लग रहा है, मेरी चिंता का मसला ये है कि 3-4 साल की बच्ची को 3-4 साल के बच्चे की तुलना में पहले ये बोध हो रहा है, ये चिंता की बात है। अगर सच में ऐसा है, मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत सिलेक्टिव हो, गलत हो, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे आप देख के तय कर लीजिए, लेकिन अगर ये है तो चिंता की बात है। तो बहरहाल मैं एक वाक्य बोल के बात खत्म कर रहा हूँ, प्रायः माना जाता है, ऐसी बात जब भी लिखे प्रायः लगा के बोलिए, प्रायः माना जाता है कि जेंडर के अनुसार भी व्यक्ति के मूड्स में, व्यक्ति के टेम्परामेंट में, व्यक्ति के एटीट्यूड्स में अंतर आ सकता है। तो लड़कों के व्यवहार में थोड़ी सी आक्रामकता का होना, मतलब समाज तो ये मानता है कि सहज बात है, और लड़कियों के व्यवहार में आप देखेंगे कि वो आक्रामकता कम होती है, नहीं के बराबर होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बायोलॉजिकल है। बस मैं आपसे निवेदन करूं, जब भी ऐसा लिखे प्रायः माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, ऐसी राय है, इस भाषा में लिखें, निष्कर्ष के रूप में ना लिखें। इस पर खूब डिबेट्स हैं, अब तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। एक बात स्पष्ट हो गई। जो जेनेटिक है वो क्या है? जेनेटिक का मतलब जन्मजात तरीके से। हाँ बोलो भाई। हाँ डिबेट है, हाँ हो सकता है, डिबेट तो है। वही केमिकल लोचा ही तो सर, और है क्या? सारे केमिकल लोचा है, और क्या अंतर है? देखो भाई, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, नहीं टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, उसे स्पेलिंग में टेस्टोस्टेरोन होता है, स्पेलिंग पे गौर कीजिए, टेस्टोस्टेरोन होता है। ये हार्मोन जितना ज्यादा है, कहते हैं पुरुषत्व उतना ही ज्यादा है, तो लड़कों में इस हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है। इस हार्मोन का एक आउटपुट है मूंछ दाढ़ी, इसी का दूसरा आउटपुट है आक्रामकता, उत्तेजना, दोनों इस हार्मोन की पैदाइश है। तो जो हार्मोन पुरुषों को मूंछ दाढ़ी दे रहा है, यौन उत्तेजनाएं दे रहा है, वो एक ही हार्मोन है। और अगर आपने कभी ऐसा देखा हो, कभी कभी देखें किसी लड़की को या महिला को हल्की सी मूंछ दाढ़ी आने लगती है, हंसने की बात नहीं है, ये एक मेडिकल इशू है, और इसका एक ही मतलब है, टेस्टोस्टेरोन जो महिलाओं में होता है उसकी तुलना में ज्यादा हो गया है। फिर हार्मोनल थेरेपी होती है उनकी, उस हार्मोन की जो बॉडी में सिक्रीशन है वो कम करते हैं, और जब वो कम हो जाता है तो अब हम कहेंगे ठीक हो जाता है, ठीक क्या हो जाता है? ठीक तो वैसे भी थी, पर हमारा आइडियल फ्रेमवर्क कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें लगे वो ठीक नहीं है, ठीक तो वैसे भी थी, पर हमें लगता है कि नहीं, महिला होने का मतलब है कि ऐसा डिस्टोर्शन ना हो, डिस्टोर्शन मतलब डिफरेंस ना हो, डेविएशन ना हो, थेरेपी करते हैं। सिंपल सी बात है, केमिकल लोचा है एक, और 35, 40, 45 के बाद धीरे धीरे ये लेवल कम होने लगता है। जैसे जैसे ये लेवल कम होता है, वैसे वैसे दुनिया के हर पुरुष को एक उम्र के बाद धीमी गति से गंजा होना ही होना है, महिलाएं नहीं होंगी, क्योंकि पुरुष के टेस्टोस्टेरोन के कम होने के लेवल से लिंक्ड है उसे गंजा होना, महिलाओं की बॉडी स्ट्रक्चर में ये लिंक नहीं है। इसलिए ये अब बायोलॉजिकल है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं, पुरुष और महिला की बायोलॉजी में अंतर है तो है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये समझ जाएं कि जेंडर का भी एक लिंक बन सकता है एटीट्यूड से, ये हार्मोन अगर उत्तेजना पैदा हो रही है पुरुष में ज्यादा हार्मोन से, तो पुरुषों का आक्रामक होना, ऐसा क्यों दिखता है कि दुनिया में छेड़खानी के मामलों में 99% मामलों में लड़का ही लड़की को परेशान कर रहा है। एक आदमी तो लड़कियां आजकल बराबरी दे रही हैं, टक्कर दे रही हैं, लेकिन उस एक आध मामले को छोड़ दें तो 99 मामलों में लड़का ही क्यों परेशान कर रहा है। इसके सोशल फैक्टर्स भी हैं, समाज की बदतमीजियां भी हैं कि समाज ने उसको ठीक संस्कार नहीं दिया, समझाया नहीं, वो पक्ष भी है, लेकिन इसका एक पक्ष बायोलॉजिकल भी है, हार्मोनल भी है। उसका हार्मोन उस नेचर का जो उत्तेजना पैदा करता है, स्त्री जिन हार्मोन्स से उसका सारा प्रेम भाव बना है उसमें इनिशियल उत्तेजना की भूमिका नहीं होती है। तो देखिए ये बहुत डिबेटेबल मसला है, इस पर कुछ भी कहते हुए घबराहट होती है कि क्या निष्कर्ष इससे कोई निकाल लेगा। तो जब भी आप लिखें प्रायः, और लिखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आमतौर पर लिखते वैसे टेस्टोस्टेरोन ही है हिंदी में, आप सीधे लिखिए। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से पुरुषों का व्यवहार प्रायः आक्रामक होता है, और महिलाओं में यह हार्मोन कम होने से उनका व्यवहार प्रायः विनम्र होता है। इसलिए क्या होगा, जैसे खेल है, क्रिकेट एक आक्रामक खेल है, उसमें बॉल को पीटना है बैट से, बेसिकली पिटाई है क्रिकेट, तो पिटाई वाले खेल पुरुषों को बहुत पसंद आएंगे, लड़कों को बंदूकें बहुत पसंद आती हैं, छोटे बच्चों को दिखता है कि बच्चियों को उतनी पसंद नहीं आती बंदूकें। अब ये निष्कर्ष वैलिड है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं वैलिड है। तो आप बस अमूल सी बात लिखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता से पुरुषों का आक्रामक कार्यों में ज्यादा रुचि लेना और महिलाओं का रुचि न लेना, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा होता है। स्पष्ट होगी बात, किस भाषा में लिखना है? चल हाँ
दे सकते हैं कि ऐसा विज्ञापनों में भी ऐसा दिखता है, लिख दीजिए, जो बोला वो लिख दीजिए उसमें, बढ़िया। बात सही है, एकदम सही बात है, इसमें कोई कैसे खारिज करेगा इस बात को। जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर जिन लोगों ने माने, में 2-3 अंग्रेजों के नाम लिखाऊंगा आप लोगों को, पहले आप समझिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो ट्विन्स होते हैं, देखिए मनोविज्ञान के रिसर्च जो होते हैं ना, उसमें अधिकांश रिसर्च ट्विन्स पे किए जाते हैं, क्योंकि ट्विन्स में एक खास एलिमेंट है कि उनका बायोलॉजिकल मेकअप एक जैसा है। और ट्विन्स भी दोनों प्रकार के होते हैं, एक है आइडेंटिकल ट्विन्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समरूपी जुड़वा, और दूसरे हैं अनआइडेंटिकल ट्विन्स। तो जो ट्विन्स होते हैं एक साथ पैदा होने वाले, और जब बच्चा जोड़े में होता है तो उस जोड़े पर अध्ययन किया जाता है, मतलब विज्ञान की भाषा में शायद मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक कहते हैं ना। हाँ, तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल मेकअप 100% समान है, वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी उनकी बायोलॉजी में 100% समानता है, और जो अनआइडेंटिकल है उनमें उतनी समानता नहीं, उसकी तुलना में कम समानता है। अगर ऐसा रिसर्च हो और उसे साबित हो कि आइडेंटिकल ट्विन्स के एटीट्यूड्स भी मिलते जुलते हैं, इससे क्या साबित होगा, इससे साबित होगा कि जेनेटिक रोल ठीक ठाक है। लेकिन कोई कह सकता है कि भाई आइडेंटिकल ट्विन्स से 2 भाई थे, 2 बहन थे, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माहौल में रहे, एक ही माहौल में रहने से उनके एटीट्यूड सेम हो गए, तो उसमें क्या खास बात है। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले और आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स को अलग अलग घर में पालते हैं और विपरीत किस्म के माहौल में पालते हैं, एकदम विपरीत माहौल में। रिसर्च ये साबित करता है कि विपरीत माहौल में पालने के बावजूद उनके एटीट्यूड समान दिखे। तो पहली बात तो सामान्यतः इनके एटीट्यूड्स में एक शब्द समझते हैं, सहसंबंध, कोरिलेशन। सहसंबंध का मतलब 2 चीजों में आपस में, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, जब ऐसा संबंध बनता है इसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो इनमें सामान्यतः उच्च सहसंबंध पाया गया, किन में, आइडेंटिकल ट्विन्स के एटीट्यूड्स में। समरूपी जुड़वा बच्चों की अभिवृत्तियों में उच्च सहसंबंध देखा गया, ये तो बेसिक रिसर्च है। और दूसरी बात है कि जब उन बच्चों को विपरीत माहौल में पाला गया या संयोग से विपरीत माहौल में पले हो, तो विपरीत माहौल में या विपरीत माहौल के बावजूद ये ऊंचा सहसंबंध, हाई कोरिलेशन बना ही रहा। उतना ऊंचा नहीं रहा, लेकिन ठीक ठाक ऊंचा उसके बाद भी रहा। और अगर ये मान लें कि ऐसा होता है, तो इसका मतलब हुआ कि एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में जेनेटिक्स का ठीक ठाक रोल हो सकता है। तो कोई निष्कर्ष और निकलेगा ही नहीं, फिर तो यही मानना पड़ेगा, चारा क्या हमारे पास उसके बाद। अब जिन अंग्रेजों ने ये रिसर्च की है, उनमें से एक का नाम है आर्वे, एक का नाम है केलर। तो जो पहली बात है सामान्यतः उच्च सहसंबंध, आप 2 नाम लिखिए, आर्वे, अगर अंग्रेजी में लिखना हो ARVEY, और एक है केलर, KELLER। आर्वे और केलर ने ये 1989 और 92 की 2 अलग अलग किताबें इन लोगों की है, उसमें इन्होंने माना, पहली बार माना गया कि जेनेटिक फैक्टर्स का रोल ज्यादा है। और जिसने ये कहा कि विपरीत माहौल में सहसंबंध कम नहीं होता है, वहां भी ठीक ठाक से सहसंबंध बना रहता है, उसका नाम है वॉलर। उसने 1990 में, और एक बूचर का नाम कराया था ना, उसी बूचर से काम चालू ना, उसने भी तो 1992 में बात कही है। तो विपरीत माहौल में 2 लोगों का नाम लिख लीजिए, एक है वॉलर, WALLER, वॉलर, और दूसरा है बूचर्ड, BOUCHARD। वॉलर और बूचर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न परिस्थितियों में परवरिश होने के बाद भी उच्च सहसंबंध बना रहता है। ठीक, अब एक अंतिम बात और समझ लें कि ये जो जेनेटिक लेवल पे असर पड़ता है इन चीजों का, ये किस तरह का पड़ता है, इस पर अभी बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले नहीं है। ये जो सोशल साइकोलॉजी अभी इस पर कोशिश कर रही है तथ्यों को जांचने की, अभी कोई बहुत ठोस निष्कर्ष नहीं है। जो 2-3 निष्कर्ष निकल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक के निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन सो फार, अभी तक का मनोविज्ञान रिसर्च करके कहां तक निष्कर्ष निकाल सका है वो क्या है। देखिए, बहुत स्पेसिफिक एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा जेनेटिक डिफरेंस था इसलिए एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे त्रिभुज पसंद है, मुझे षटकोण पसंद है, ऐसा नहीं होता है। बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, बहुत बेसिक होता है। उसके लिए एक शब्द आता है गट लेवल प्रेफरेंसेस। गट लेवल प्रेफरेंसेस, गट शब्द का प्रयोग आपने 2 संदर्भ में सुना होगा। एक तो ये कि भाई में गट्स हैं, है ना, बहन में गट्स हैं, कुछ मानना पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसका, ये हमारा दम है, दम है छोरे में या छोरी में, इसको बोलते हैं गट्स हैं। तो गट शब्द का प्रयोग तो साहस के सेंस में होता है। एक दूसरा प्रयोग आप करते होंगे कि मेरी गट फीलिंग कहती है, पता नहीं यार, लेकिन गट फीलिंग कह रही है कि ऐसा ही होगा। सुना है ऐसा? जब आप गट फीलिंग के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, वहां इंट्यूशन जैसा भाव आता है। एक तो साहस के सेंस में, दूसरा इंट्यूशन के सेंस में। इंट्यूशन का मतलब है कोई प्रमाण नहीं है पर ऐसा लग रहा है, और कई बार वो ठीक निकलती है बात, इसे बोलते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन आगे पढ़ेंगे हम क्या होती है इंट्यूशन। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रमाण नहीं था, आपको कुछ महसूस हुआ और बस सही निकली? तो वो जो ज्ञान का तरीका है, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत प्रामाणिक स्रोत है ज्ञान का, कुछ मानते हैं कि ऐसे ही है। कुछ लोगों की इंट्यूशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है। एंटीना है, कोई DTH है, कोई पुराने जमाने का जिसको पकड़ के एक खड़ा रहता था, तो अंतर तो है ही। अगर आपका मिस्टिकल एंटीना DTH टाइप का है, तो आप ऐसे ऐसे संकेत कैच कर लेंगे जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही मामला है।
कुछ लोग क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वो, मतलब दावा तो ऐसा भी करते हैं कि वो बैठे हैं, आप उनको बोलेंगे देखिए मेरा एक भाई है न्यूजीलैंड में रहता है, उसकी खोज खबर नहीं मिल पा रही है, हम बहुत चिंतित हैं। वो कहेगा आंख बंद करके अच्छा बताओ क्या नाम है उसका, हाँ ये है, शहर कौन सा, ये है, कब से रहता है, यहाँ रहता है, अच्छा उसका एड्रेस का ये है, अच्छा ठीक है 5 मिनट चुप रहो, आंख बंद कर रही हुई है, ध्यान कर रहे हैं, दावा करते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा उनकी तरफ से, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं और उसके बाद सीधे बंद आंखों से बताना शुरू करते हैं कि चिंता मत करो वो ठीक है, आज उसने सफेद कमीज नीली जींस पहनी है और इस समय वो टहल रहा है, किसी के साथ है, ऐसा दावा। और कुछ लोग कहते हैं कि दावे ठीक भी निकल जाते हैं। ध्यान रखना, तुम यहाँ बैठे हो, वहां घर पे चल रहा हो कार्यक्रम की बैठा है, अच्छा पढ़ता तो है लेकिन ठीक से नहीं पढ़ता है, कॉपी में लिख रहा है कि तो नोट्स नहीं बना रहा है, फोटो बना रहा है किसी की, सब पता लग जाएगा। ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना तो वहां तक टटोल लेगा, बच नहीं पाओगे। तो ऐसा क्लेम है, और ये क्लेम वेस्टर्न फिलोसफी में भी है, इंडियन फिलोसफी में कई लोग क्लेम करते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंट्यूशन उसके लिए शब्द है। और कुछ लोग मानते हैं कि इंट्यूशन से मिलने वाला ज्ञान कई बार इतना प्रामाणिक होता है कि नॉर्मल ज्ञान की तुलना में भी ज्यादा प्रामाणिक होता है। ऐसा कई लोग मानते हैं, एक व्यक्ति नहीं मानता। भारतीय दर्शन में तो लगभग 4 बार छोड़ के सब लोग उसकी बात करते हैं, इतना महत्व उसका है। गट लेवल प्रेफरेंस का मतलब यह है इंट्यूशन वाली सेंस से है। गट लेवल का मतलब जहां तथ्य नहीं है हमारे पास लेकिन कुछ है। जैसे होता है ना कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है, उसके मुंह में करेले का जूस ड्रॉप डाला, उसको पसंद आ गया। अब आप इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते क्यों पसंद आया। आप एक ही व्याख्या ढूंढ सकते हैं कि इसकी माँ पीती होगी और पता लगा माँ नहीं पीती थी, बात खत्म हो गई। एक रास्ता था आपके पास, वो रास्ता खत्म हो गया, अब कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। भारत के लोग तो फिर भी इसकी व्याख्या सेकंड रास्ते से कर लेते हैं, पिछले जन्म में करेला बेचता था ये, तो भारत के लोग तो सेकंड ओपिनियन निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग तो जन्म भी नहीं मानते, बार बार के तो एक ही जन्म मानते, तो उसकी व्याख्या कैसे करें। जहां कोई तर्क ना हो, तथ्य ना हो, प्रमाण ना हो, किंतु प्रेफरेंस है कोई ना कोई, ये होती गट लेवल। आपको संगीत किस तरह का पसंद है, कोई व्याख्या नहीं कर पाएंगे आप। कुछ लोग प्रेम के लिए कहते हैं कि जब दिल आया क पे तो ख क्या चीज है, चांस की बात है, आ गया तो आ गया। क और ख समझते हैं ना, जानते ही होंगे क्या कहना है। तो गट लेवल प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो गट लेवल का मतलब समझ आ गया। तो जब भी जेनेटिक एटीट्यूड्स होंगे, बहुत बेसिक होंगे, स्पेसिफिक नहीं होते। आप दूसरा समझिए, सामान्य प्रकार के एटीट्यूड्स होते हैं, कोई बहुत विशेष नहीं होते। विशेष एटीट्यूड्स आमतौर पर ऐसे नहीं होते। एक बस ये वाक्य कह दीजिएगा, और 2 और बातें हैं। आप ये बताएं कि अगर किसी का जेनेटिक असर किसी एटीट्यूड पे है, उसको बदलना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा। तो इनको बदलना बहुत मुश्किल है, असंभव के आसपास है, बदलना बेहद मुश्किल होता है। और तीसरा, व्यक्ति पर इनका प्रभाव कम होगा या ज्यादा होगा, प्रभाव बेहद ज्यादा होता है। और मनोविज्ञान के लोग कहते हैं कि उसके बाद आप कहते हैं संकल्प की स्वाधीनता। आपके जन्मजात एटीट्यूड्स आप पर इतना इंपैक्ट बनाए हुए हैं कि आपको पता भी नहीं कि कोई चीज क्यों पसंद आ रही है। आपको जो पसंद आ रहा है वो आप कर रहे हैं, पसंद आना आपके हाथ में है नहीं, और फिर आप कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से करता हूं। गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि हमारी इच्छा भी तो कुछ फैक्टर से बन रही है, वो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह से जो गट लेवल की बात है, उसकी व्याख्या में एक सरल एक्सप्रेशन किसी व्यक्ति ने दिया, मनोवैज्ञानिक ने, वो एक्सप्रेशन ये दिया क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। इसकी एक व्याख्या ये होती है कि दरअसल होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, बहुत सारे रसायन, बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं। किसी किसी व्यक्ति में उन सब का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि वह बच्चा प्रायः सकारात्मक रहता है। जो जेनेटिक एलिमेंट है वो इस सेंस में है, प्रायः सकारात्मकता और प्रायः नकारात्मकता। और आपने ऐसा महसूस किया, कुछ बच्चे बेहद मनहूस टाइप के होते हैं, इतने मनहूस टाइप के होते हैं, उनकी माँ से कोई उसकी आंटी मौसी टची लेना चाहे या एक बार उसको टच ही कर दे, हेलो, उसी पे बार बार रोना शुरू कर दे, टच कैसे कर दिया मुझे। कोई उसको गोदी में उठा के लेके जाना चाहे, देखिए त्राही त्राही कर देगा। वो मौके की ताक में है कि मैं रोऊं और आसमान को मैं सिर पे उठाऊंगा इसी तरह से। मुंह हमेशा उसका घुमा रहता है, गुस्से में एकदम चोरियां चढ़ी जाती हैं। ऐसे बच्चे देखिए आपने, जो गुस्से टाइप के बच्चे हैं, हर बात में नाराज रहते हैं, देखिए देखिए। और कुछ आपने देखे बड़े शानदार बच्चे होते हैं, इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि जैसे माँ की गोदी में है, कोई आसपास दूसरा व्यक्ति परिवार में, उसने कहा जा, चला जाता है ऐसे। घूम रहा कोई पड़ोसी आया, दूसरे कोई अजनबी आया, उसने कहा जा, चला गया उसके पास। अजनबी घुमाने लग गया, हंस रहा उसके साथ, अजनबी ले चलो बाहर, उसे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खिला दो हंसता रहता है, कुछ ना खिलाओ तो हंस रहा है, एकदम मस्त रहता है बच्चा। ऐसे बच्चे कम होते हैं लेकिन होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे जो मेरे पीछे भाई साहब बैठे वो उसी प्रकार के बच्चे हैं। आपने खिलाए इनको बचपन में? तब से जानते हो? अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि चाचा भतीजा का संबंध है आप लोगों का। उम्र से तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगा हो सकता है, आजकल क्या भरोसा। चलिए ठीक है। तो कोई ऐसा हो सकता है कोई छोटा बच्चा बहुत ही खुश हो, तो अब क्या होगा एटीट्यूड में? अगर कोई बच्चा हर चीज में खुश रहेगा, उसके सामने संयोग से जो भी चीजें आएंगी उसका उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। वो जो नाराज बच्चा है, उसके सामने जो भी आएगा नेगेटिव हो जाएगा। दुनिया की हर चीज सामने आएगी नहीं, 10 चीजें सामने आई, उस 10 को लेकर नेगेटिव हो गया, ये उन 10 को लेकर पॉजिटिव हो गया,
और हम परेशान हैं कि इसका पॉजिटिव क्यों है, इसका नेगेटिव क्यों है, जबकि इसका उसके प्रति पॉजिटिव नहीं है, संयोग से वो चीज सामने आ गई, उसके प्रति हो गया। करेले का जूस ना होता, पेट्रोल भी होता तो मुंह लपलपा रहता कि और दो और दो और दो, क्योंकि वो मस्त रहता है, उसे कुछ मिल जाए मस्ती रहता है। तो इस वजह से कहना बड़ा मुश्किल है कि जो जेनेटिक एलिमेंट है वो स्पेसिफिक, मतलब ये मानते हैं कि स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरलाइज होता है। तो मैं 3 निष्कर्ष अब बता रहा हूं, आप बताएं समझ में आ रहा है नहीं। 1980 के बाद ये माना गया कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की भूमिका होती है। बायोलॉजिकल का एक मतलब तो एज हो सकता है, फिजिकल फिटनेस हो सकती है, और अनुमानतः जेंडर भी हो सकता है। लेकिन जो रिसर्च ज्यादा जिस बार पर हुई है वो है 1980 के बाद वाली, कि क्या हम ये मान सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अब ये सहमति है, 2-3 रिसर्च मुख्य रूप से इसमें है, जिसका निष्कर्ष है किसी ना किसी मात्रा में जीन्स की भूमिका है, पर यह मात्रा ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 1-2% के आसपास ही है, उससे ऊपर नहीं है, इसको इतना ही महत्व देना है। और जब जेनेटिक इंपैक्ट आता है, इसका प्रमाण क्या है कि मोनोजाइगोटिक बच्चों में जब माहौल बदल के देखा तब भी रुचियां या एटीट्यूड सेम रहे, और जो विषम रूपी या असमरूपी जुड़वा बच्चे थे उनमें एटीट्यूड्स उतने समान नहीं देखे गए जितने समरूपी जुड़वा बच्चों में देखे गए। इससे साबित हुआ। लेकिन अब तक की रिसर्च ये कहती है कि जो होते भी हैं जेनेटिक एटीट्यूड्स बहुत जनरल किस्म के होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं, एक जनरल मूड के रूप में होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनको बदलना मुश्किल है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये 3 निष्कर्ष इसके बारे में निकाले गए। अब आइए दूसरा फैक्टर। अगर कोई आपसे पूछे कि व्यक्तित्व संबंधी फैक्टर क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं, केवल एक अंग्रेज का नाम लिखवा के बात समाप्त कर देता हूं। और वो ये है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अब व्यक्तित्व कैसे बना वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार बनने के बाद व्यक्तित्व कैसा है, जैसे एक मामला इसका आईक्यू का हो सकता है, और एक मामला हो सकता है जैसे आप कहें कि इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। तो हम केवल 2 एग्जांपल से अपनी बात करके समाप्त कर देते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक, अब सिंपल सा बताइए, जिसका आईक्यू कमजोर है उसकी सोच के रूढ़िवादी होने की संभावना ज्यादा है या प्रगतिशील होने की संभावना ज्यादा है। जिस व्यक्ति ने रिसर्च किया उसका नाम मैक्लॉक्सी है। आप चाहें तो उसकी अंग्रेजों की स्पेलिंग भी तो अजीब सी होती है, लेकिन हाँ, अभी बात मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, कहीं आप सोचे कि अंग्रेजों को लेकर बहुत नाराज रहते हैं। कोई सब अंग्रेज है भी नहीं, कोई रशियन है, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, ये तो सामान्य बात है, हंसी मजाक के सेंस में कहने वाली बात है। कुछ लोगों ने ना इसी पे रिसर्च कर दिया, जैसे हम मैक्लॉक्सी है नाम, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। अंग्रेजी में मैक जो होता है ना, एमसी लिखते हैं, बीच में ए गायब कर देते हैं, ये उनका रिवाज है। कभी कभी होता है तो भी साइलेंट होता है, कभी कभी होता नहीं तभी बोल रहा होता है। तो मैक्लॉक्सी, ये नाम है भाई साहब का, मैक्लॉक्सी। ठीक है, इसमें एक जो निष्कर्ष निकाला, एक वाक्य में नोट कर लीजिए। कम पढ़े लिखे और मंद बुद्धि के व्यक्तियों में, लिख लो भाई लिख लो, कम पढ़े लिखे और मंद बुद्धि के व्यक्तियों में रूढ़िवादी अभिवृत्तियां विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा ऐसा ही एक रिसर्च है, आपको एथनोसेंट्रिज्म ध्यान है ना शब्द क्या था? हाँ, एक और व्यक्ति ने रिसर्च किया है, एडोर्नो, यही मनोविज्ञान के आदमी है। इनकी रिसर्च का सार यह है कि आईक्यू कम है तो व्यक्ति के एथनोसेंट्रिक होने की, मतलब वो एक कट्टर होने की संभावना ज्यादा है। तो कम बुद्धिमत्ता के व्यक्तियों में कट्टर सोच के विकास की संभावना ज्यादा है। लगभग मिलती जुलती बात है, लेकिन आप इसको भी यहाँ मेंशन करना चाहें तो कर लें, सिर्फ इसलिए कि एक दो नाम रहेंगे तो वजन रहेगा इस सेंस में। ठीक है, तो कम बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों में कट्टर सोच विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। मिलती जुलती बात है, दोनों व्यक्तियों ने कही है। तो एक तो ये हो गया, और जिसका आईक्यू कम है या इसका आईक्यू ज्यादा है उसका एटीट्यूड अलग अलग होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो एक तो ये है, जैसे आपके गांव मोहल्ले के कुछ लोग जिनका आईक्यू कम है, बचपन में आपके दोस्त परिचित थे, आईक्यू कम है, उनको ये समझाना कि धर्मनिरपेक्षता क्या चीज है या समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकार या एलजीबीटी राइट्स क्या है, ये आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा समझाना, मुश्किल होगा। और वो केवल नाराज होंगे या जिहाद कर देंगे, फिलहाल बन जाएंगे उनके खिलाफ। तो वो उसकी वजह समझ रहे क्या है, वो वजह है इनके हिसाब से। दूसरा ये बताओ कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट अगर 2 व्यक्ति मान लें, इनका एटीट्यूड हर चीज को लेकर एक जैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे कोई सोशल फंक्शन हो रहा है, इन्विटेशन है, जैसे इन्विटेशन कार्ड आपके पास आया है, इंट्रोवर्ट व्यक्ति इन्विटेशन कार्ड देखे तनाव में आ जाता है, अरे यार जाना पड़ेगा, क्या बहाना लगाऊंगा, अरे यार फंस गए, ऐसी फीलिंग आती होगी ना। तो जैसे आमंत्रण पत्र आया है जिसके नीचे लिखा है मेले चाचा की शादी में जरूर आना, ठीक है, तो आपको लगा तेले चाचा की तो हो गई, लेकिन मेले भतीजे के चाचा की तो हो ही नहीं ली। तो अब क्या करें, जिस उम्र में आपको 2-4 चिन्हों के साथ चलना चाहिए था, आपके छोटे दोस्त शादी करते जा रहे हैं, आप वहां जाते हैं, लोग बच्चे अंकल बोलते हैं, ताऊजी बोलते हैं, लेकिन बिना ताई का ताऊ अच्छा लगता है, तो अजीब सा तो है। तो जैसे कोई आमंत्रण पत्र मिलेगा, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, तो सिचुएशन की बात हुई, मान लो सिचुएशन ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो भी जो इंट्रोवर्ट है आमंत्रण पत्र मिलते तनाव में आ जाएगा। मैं खुद को उसी बारे में, मुझे कोई इन्वाइट करता है कि शादी ब्याह में ना, जैसे इन्विटेशन आता है पहली अभिव्यक्ति आती है, अरे यार इससे नहीं कि शादी क्यों कर रहा है, तो ठीक है करो भाई, आपका पैर आपकी कुल्हाड़ी, हम क्या कर सकते हैं इसमें, आपकी चॉइस, लेकिन बुरा क्यों लिया। अब उसमें ना जाओ तो खराब लगता है, जाके अच्छा लगता नहीं उतना, तो क्या करें, ये दबाओ, क्योंकि अगर आपकी नेचर इंट्रोवर्ट है तो आपको नहीं पसंद आएगा। कोई एक्सट्रोवर्ट हो गया, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, आज तो इसके आसपास 3 और शादियां भाई, मजा आ गया, ये तो इतना मस्त हो जाएगा उस दिन, इतना तैयार होकर जाएगा। दुल्हन की जो सहेलियां होती है ना, बहनें वो ज्यादा तैयार होती है, देखा होगा, क्योंकि सबके लिए होता है कि इससे तो हो गई, किसी को पूछ रहा है। अब
हर विवाह भावी संभावनाओं का अखाड़ा है बेसिकली। उस उस अखाड़े में बाकी जो लड़कियां हैं, दूल्हे के दोस्त और दुल्हन की सहेलियां और बहनें, असली तो वो हैं जो अपनी अपनी संभावनाएं टटोल रहे हैं। वो ज्यादा एक्टिव तो वो हो गए, जिनकी है वो तो एक कोने में पड़े हुए बेचारे बैठे हैं, सब आ रहे हैं मुंह फुला के फोटो खिंचवाते हैं, दांत निकाले फोटो खिंचवाई, तो चलो जी चलो, फिर लाइन से आते जा रहे हैं, दांत में दर्द हो जाते हैं बेचारों के उस दिन फोटो खिंचवा खिंचवा के, और बाकी सब लोग डांस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो पाउट बना रहे हैं, सेल्फी करवा रहे हैं। तो क्या मैं ये कहूं कि जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है उसका एटीट्यूड किसी सामाजिक प्रसंग को लेकर बहुत सकारात्मक होगा, जबकि इंट्रोवर्ट का उसी मसले को लेकर बहुत नकारात्मक होगा। बस, और इसको हम पर्सनैलिटी फैक्टर कह सकते हैं, सामान्य सी बात ये है। तो दो बातें हो गई। हमारे एटीट्यूड्स कैसे हैं इसका फैसला 3 चीजों से होता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हैं, लेकिन जो 2 अन्य कारक हैं उनमें से एक है जेनेटिक या बायोलॉजिकल और दूसरा हो सकता है व्यक्तित्व वाला या पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक।